14 सेंट्रल स्टेट रिलेशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरल स्ट्रक्चर है जो कि पावर को डिवाइड करता है। कैसे? लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड फाइनेंशियल। किसके बीच में पावर को डिवाइड करता है? सेंटर एंड स्टेट के बीच में। कोई भी डिवीजन नहीं है। जुडिशियल पावर कॉन्स्टिट्यूशन जो स्टेब्लिश हुई है वो क्या इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है जो कि सेंट्रल लॉज एंड स्टेट लॉ दोनों के लिए है। सेंटर एंड स्टेट सुप्रीम रिस्पेक्टिव जो मैक्सिमम हार्मनी लोग के बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए जिससे इफेक्टिव फेडरल सिस्टम हो। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या बोला? इलेबरेट प्रोविजन दिया गया है कि रेगुलेट किया जाए जो डायमेंशन है रिलेशन सेंटर स्टेट के बीच में। लेजिस्लेटिव रिलेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव, फाइनेंशियल। लेजिस्लेटिव रिलेशन मतलब आर्टिकल 245 से 255 में दिया गया है पार्ट 11 कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसमें कुछ आर्टिकल्स दिए हुए सब्जेक्ट में, जैसे फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो डिवाइड करता है लेजिस्लेटिव पावर को सेंटर एंड स्टेट के बीच में। दोनों जो टेरिटरी है सब्जेक्ट ऑफ लेजिस्लेचर। जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो प्रोवाइड करता है पार्लियामेंट लेजिस्लेचर किसमें? अंडर 5 एक्स्ट्रा ऑर्डनरी जो सिचुएशंस दी गई है। तो 4 एस्पेक्ट्स में सेंट्रल स्टेट लेजिस्लेटिव रिलेशन, टेरिटोरियल एक्सटेंट ऑफ सेंटर स्टेट रिलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन वो लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट्स का, पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन स्टेट फील्ड में और सेंट्रल कंट्रोल ओवर स्टेट लेजिस्लेशन। टेरिटोरियल एक्सटेंट की बात होगी तो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या बताया गया है? उसमें कुछ लिमिट्स दी गई है लेजिस्लेटिव पावर की कि पार्लियामेंट लॉ तो बना सकता है होल और कोई भी पार्ट ऑफ टेरिटरी के लिए, पर जो टेरिटरी ऑफ इंडिया उसमें क्या इंक्लूड होगा? हमारा स्टेट, यूनियन टेरिटरीज एंड जो एरिया है फॉर द टाइम बीइंग जो टेरिटरी ऑफ इंडिया में इंक्लूड है। स्टेट लेजिस्लेचर कैन मेक लॉ, वो लॉ बनाएगा होल या कोई पार्ट के लिए, स्टेट के लिए। लॉ स्टेट जो भी स्टेट लेजिस्लेचर एप्लीकेबल नहीं होगा स्टेट के बाहर, एक्सेप्ट यहाँ पे सफिशिएंट नेक्सस है दोनों स्टेट एंड ऑब्जेक्ट में। पार्लियामेंट सिर्फ खुद एक अलोन एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लेजिस्लेशन है जो कि लॉ पार्लियामेंट एप्लीकेबल होता है इंडियन सिटीजन्स में। दे आर प्रॉपर्टी जो भी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड है। हाउएवर जो कॉन्स्टिट्यूशन है प्लेसेस सर्टेन जो रिस्ट्रिक्शंस दी गए टेरिटोरियल जुरिडिक्शन एंड पार्लियामेंट। दूसरे वर्ड्स में बोला जाए तो लॉ पार्लियामेंट एप्लीकेबल नहीं होगा इन एरियाज में। द प्रेसिडेंट कैन मेक, प्रेसिडेंट रूल्स रेगुलेशंस बना सकते पीस के लिए, प्रोग्रेस के, हमारी कंट्री में गुड गवर्नमेंट हो। 5 यूनियन टेरिटरी जैसे कि अंडमान निकोबार, आइसलैंड, लक्षद्वीप, दादरा नागर हवेली, दमन एंड दीव, लद्दाख के जो रेगुलेशन है सेम 4 कॉन्स्टिट्यूशन में रिटर्न रहता है जैसे कि फ्रांस में, और अनरिटन जैसे कि ब्रिटेन में। इफेक्ट आता है वन पार्लियामेंट के एक्ट सेट में आल्सो रिपील कर सकता है, अमेंड कर सकता है कोई भी एक्ट पार्लियामेंट का। रिलेशन ऑन दिस टू यूटी, गवर्नर को एम्पावर किया गया है कि वो डायरेक्ट करे। एक्ट ऑफ पार्लियामेंट डज नॉट अप्लाई नहीं होगा शेड्यूल एरिया स्टेट या फिर अप्लाई स्पेसिफिक मॉडिफिकेशन एक्सेम्पशन। जो गवर्नर ऑफ आसाम है डायरेक्ट करेगा एक्ट ऑफ पार्लियामेंट डज नॉट अप्लाई नहीं होगा ट्राइबल एरिया ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट। जो कि स्टेट अप्लाई किस में होगा? कुछ स्पेसिफिक मॉडिफिकेशंस होने चाहिए, एक्सेप्शंस। प्रेसिडेंट एंजॉय करेगा सेम पावर जो कि ट्राइबल एरिया जिसके ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट, तो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है 3 फोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन। पहला तो सेंटर एंड स्टेट, तो लिस्ट 1 में क्या आ जाता है? यूनियन लिस्ट है, लिस्ट 2 स्टेट लिस्ट है, लिस्ट 3 कंकरेंट लिस्ट है जो 7 शेड्यूल में दी गई है। पार्लियामेंट के पास एक्सक्लूसिव पावर है कि वो लॉ बनाए हर मैटर पे जो कि यूनियन लिस्ट से रिलेटेड है। 98 सब्जेक्ट ओरिजिनली 971 थे, जैसे कि 90 इसमें क्या बोला गया? डिफेंस, बैंकिंग, फॉरेन अफेयर्स, करेंसी, एटॉमिक एनर्जी, इंश्योरेंस, कम्युनिकेशन, इंटर स्टेट ट्रेड, कॉमर्स, सेंसस, ऑडिट एंड सो ऑन। स्टेट लेजिस्लेचर में नॉर्मल सर्कमस्टांसेज है जो एक्सक्लूसिव पावर है कोई भी मैटर पे जो कि इनैमरेटेड है स्टेट लिस्ट में। तो 59 सब्जेक्ट्स है, ओरिजिनली 662 थे, जैसे लाइक पब्लिक ऑर्डर, पुलिस, पब्लिक हेल्थ, सैनिटेशन, एग्रीकल्चर, प्रिजन, लोकल गवर्नमेंट, फिशरीज, मार्केट, थिएटर्स, गैम्बलिंग एंड अब पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेचर दोनों लॉ बना सकते हो कंकरेंट लिस्ट। अब उसमें 52 है, पहले 473 सब्जेक्ट है जैसे कि क्रिमिनल लॉ एंड प्रोसीजर, सिविल प्रोसीजर, प्रॉपर्टीज, ये सबसे रिलेटेड, मैरिज, डाइवोर्स, इसलिए तो सेंट्रल भी लॉ बना देती मैरिज से रिलेटेड, डिवोर्स, पॉपुलेशन कंट्रोल, फैमिली प्लानिंग, इलेक्ट्रिसिटी, लेबर वेलफेयर, इकोनॉमिक सोशल प्लानिंग, ड्रग्स, न्यूज़पेपर, बुक्स एंड प्रिंटिंग प्रेस। तो 42 अमेंडमेंट एक्ट 1976 में 5 सब्जेक्ट्स है कंकरेंट लिस्ट जो स्टेट लिस्ट से लेकर, जैसे एजुकेशन, फॉरेस्ट, वेट्स एंड मेजर, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड बर्ड्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, कॉन्स्टिट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल कोर्ट्स एक्सेप्ट सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट।
पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो लॉ बनाए रिस्पेक्ट टू कोई भी मैटर रिलेटेड टू एनी पार्ट, कोई भी टेरिटरी के लिए, नॉट इंक्लूडिव स्टेट में इंक्लूड नहीं, इवन दो जो मैटर है किस में इंक्लूड, स्टेट लिस्ट में। ये जो प्रोविजन यूनियन टेरिटरी एक्वायर्ड टेरिटरी अगर अपन ने करी उस पर अप्लाई होगा। 101 अमेंडमेंट एक्ट 2016 में स्पेशल प्रोविजन आया जीएसटी का, जिसमें पार्लियामेंट स्टेट लेजिस्लेचर के पास पावर था कि वो लॉ बनाए रिस्पेक्ट टू गुड एंड सर्विसेज टैक्स इम्पोज किया जाएगा यूनियन बाय द स्टेट। जो भी पार्लियामेंट है उनके पास एक्सक्लूसिव पावर है कि वो लॉ बनाएगा रिस्पेक्ट टू गुड एंड सर्विस टैक्स, जो कि सप्लाई गुड एंड सर्विसेज दोनों किसके लिए, टेक्स प्लेस कोर्स इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स। जो कि पावर है लॉ बनाने के लिए, पावर टू मेक लॉ रिस्पेक्ट रेसिडुअरी सब्जेक्ट्स के मैटर, जो कि इनरमेटेड इन 3 लिस्ट में। अब जो रेसिडुअरी पावर्स के बाद बची लेजिस्लेशन में पावर टू लिवाई रेसिडुअरी टैक्सेस। पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन स्टेट फील्ड में क्या है, जो स्कीम डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है लेजिस्लेटिव पावर सेंटर स्टेट के बीच में, वो नॉर्मल टाइम में मेंटेन रहेगी, बट अब नॉर्मल टाइम में जो स्कीम है डिस्ट्रीब्यूशन या तो मॉडिफाई कर दी जाएगी या सस्पेंड। अदर वर्ड्स में देखा जाए तो कॉन्स्टिट्यूशन के पास पावर है कि पार्लियामेंट टू मेक लॉ बनाएगी एंड एनी मैटर जनरेटेड और स्टेट लिस्ट अंडर फॉलोइंग 5 एक्स्ट्रॉर्डनरी सर्कमस्टेंसेज। वैन राज्यसभा पास अ रेजोल्यूशन, जब राज्यसभा रेजोल्यूशन पास करती है तो राज्यसभा डिक्लेयर करती है कि नेसेसरी नेशनल इंटरेस्ट के लिए पार्लियामेंट को कुछ लॉ बनाने चाहिए गुड एंड सर्विसेज के हिसाब से, टैक्स एंड स्टेट लिस्ट। पार्लियामेंट बन जाता है कॉम्पिटेंट जो लॉ बनाएगा उस मैटर पे। जो रेजोल्यूशन होगा 2/3 मेंबर जो प्रेजेंट है उनको वोट भी करना होगा 2/3, एंड जो रिजोल्यूशन वो फोर्स में 1 साल बाद आएगा, रिन्यू होगा नंबर ऑफ टाइम, फिर रिन्यू कर दिया 1 साल एक्सपिरेशन ऑफ 6 मंथ, जो एक्सपायरेशन हो जाएगा 6 मंथ आफ्टर द रिजोल्यूशन सीडेड टू बी फोर्स। जो कि प्रोविजन डज नॉट, वो रिस्ट्रिक्ट नहीं करता पावर जो कि स्टेट लेजिस्लेचर ने बनाई गई लॉ सेम मैटर, बट इन केस ऑफ इनकन्सिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी नहीं है, कंटिन्यूटी नहीं है अगर स्टेट एंड पार्लियामेंट्री लॉ में, तो पार्लियामेंट्री लॉ प्रिवेल करेगा। ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी पार्लियामेंट ने तो पावर टू लेजिस्लेट गुड एंड सर्विसेज मैटर स्टेटलेस इसको तो एक्वायर कर लिया। प्रोक्लेमेशन कौन सा, नेशनल इमरजेंसी, ये सब जो लॉ बना इमॉपरेटिव एक्सपिरेशन 6 मंथ का इमरजेंसी सीज टू ऑपरेट। जो पावर स्टेट लेजिस्लेचर का वो लॉ बनाता है, सेम मैटर रिस्ट्रिक्ट नहीं है, बट इन केस ऑफ इमरजेंसी अगर उसका वायलेशन हुआ तो स्टेट लॉ एंड पार्लियामेंट प्रिवेल करेगा। जब स्टेट रिक्वेस्ट करता है तो लेजिस्लेचर ने 2 और ज़्यादा स्टेट रेजोल्यूशन पास करते हैं लॉ को, जो भी स्टेट लिस्ट वाला है। पार्लियामेंट लॉ बनाता है रेगुलेट करने के लिए मैटर, इनेक्ट करता है अप्लाई ओनली टू दो जो स्टेट पास किया गया है। तो इफेक्ट है पासिंग रेजोल्यूशन प्रोविजन के अंदर पार्लियामेंट बन जाता है एंटाइटल कि वो इन लॉ को रिस्पेक्ट ऑफ मैटर में पावर, नो पावर टू मेक लॉ, उनके पास कोई पावर नहीं लॉ के लिए। स्टेट लेजिस्लेचर सीज करता है टू हैव, जो भी पावर है लॉ बना रिस्पेक्ट ऑफ द मैटर, पावर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर एंड रिस्पेक्ट टू दैट मैटर। कुछ एग्जांपल लॉ पास जो अब प्रोविजन प्राइस कंपटीशन एक्ट 1955, वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972, ये सब दिए गए हैं। इम्प्लीमेंट करने के लिए इंटरनेशनल एग्रीमेंट, पार्लियामेंट लॉ बनाता है कोई भी मैटर पे जैसे स्टेट लिस्ट हो, इम्प्लीमेंट करने के लिए इंटरनेशनल ट्रीटीज, एग्रीमेंट, कन्वेंशंस, प्रोविजन इनेबल करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को फुलफिल करे इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस एंड कमिटमेंट। कुछ एग्जांपल दिए गए लॉ जो इनेक्ट करने के लिए अब प्रोविजन, यूनाइटेड नेशन एक्ट 1947, जिनेवा कन्वेंशन एक्ट 1960, एंटी हाईजैकिंग एक्ट 1982 एंड लेजिस्लेशन रिलेट किससे, एनवायरमेंट एंड ट्रिप्स किससे, ड्यूरिंग प्रेसिडेंट रूल। जो कि प्रेसिडेंट रूल इम्पोज किया स्टेट में तो पार्लियामेंट एम्पावर हो जाएगा कि लॉ करे विद रिस्पेक्ट टू मैटर स्टेट रिलेशन टू दैट स्टेट। लॉ जो भी पार्लियामेंट का कंटिन्यू करेगा ऑपरेटिव जो प्रेसिडेंट रूल है, और जो पीरियड क्या रहेगा उसमें सच अ लॉ रिमेन इन फोर्स इज नॉट कंटेम्परस ड्यूरेशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल। इसको रिपील कर सकते हैं, रिएक्ट कर सकते हैं, री इनेक्ट कर सकते हैं। सेंट्रल कंट्रोल स्टेट लेजिस्लेशन पे कैसा रहेगा, पार्लियामेंट्री पावर जो रहेगी कि हाँ हम लॉ बना रहे लेजिस्लेट करना डायरेक्टली स्टेट सब्जेक्ट्स पे, लेकिन कुछ एक्सेप्शनल कंडीशंस होगी, सिचुएशंस होगी। कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर करेगा, कॉन्स्टिट्यूशन इतनी ताकत देगा सेंटर को कि वो एक्सरसाइज करे कंट्रोल किस पे, स्टेट लेजिस्लेटिव मैटर किस वे में, जैसे कि गवर्नर रिजर्व कर सकता है बिल को जो कि स्टेट लेजिस्लेचर ने पास किया कि हाँ हम प्रेसिडेंट से कंसीडर कराएंगे, उसके बाद बताते हैं। प्रेसिडेंट एंजॉय करेगा एब्सोल्यूट वेटो। बिल जो कि एनुमरेटेड स्टेट लिस्ट में उसको इंट्रोड्यूस किया जाएगा स्टेट लेजिस्लेचर पे ओनली, जो कि प्रीवियस सैंक्शन है प्रेसिडेंट का। फॉर एग्जांपल जैसे कि बिल इम्पोज का रिस्ट्रिक्शंस ऑफ फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। सेंटर डायरेक्ट करेगा स्टेट को कि रिजर्व करो मनी बिल्स। फाइनेंशियल बिल जो कि पास किया गया स्टेट लेजिस्लेचर, प्रेसिडेंट कंसिडरेशन ड्यूरिंग फाइनेंशियल इमरजेंसी। अब कॉपरेशन होना चाहिए सेंटर और स्टेट के बीच में, तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविजंस है पार्लियामेंट प्रोवाइड करेगा एजुडिकेशन, जो भी डिस्प्यूट हो, कंप्लेन हो, डिस्ट्रीब्यूशन करना, कंट्रोल वाटर्स इंटर स्टेट
ये इसके अंदर आएगा। आर्टिकल 263 में प्रेसिडेंट क्या करेगा, एक इंटर स्टेट काउंसिल बनाएगा, इन्वेस्टिगेट करेगा जो भी डिस्ट्रिक्ट सब्जेक्ट में कॉमन इंटरेस्ट सेंटर स्टेट के बीच में। काउंसिल कब सेट हुई, 1990 में। फुल फेथ एंड क्रेडिट थ्रू आउट द टेरिटरी, जो भी पब्लिक एक्ट रिकॉर्ड है, जुडिशियल प्रोसीडिंग सेंटर एंड एवरी स्टेट। पार्लियामेंट अपॉइंट करेगा अप्रोप्रिएट अथॉरिटी जो कि कैरी करेगा पर्पस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो भी प्रोविजन है, इंटर स्टेट फ्रीडम, ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स, बट नो सच अथॉरिटी हैज बीन अपॉइंटेड। ऑल इंडिया सर्विसेज की बात किया जाए तो जैसे बाकी फेडरेशन है, सेंटर एंड स्टेट सेपरेट पब्लिक सर्विस करें। सेंट्रल स्टेट की जो सेंट्रल सर्विसेज होगी उसमें 3 सर्विसेज होगी, IAS, IPS, IFS। मेंबर ऑफ डीजी ऑक्यूपाई करेंगे टॉप पोजीशन, जो आपको पता है, इसलिए अंडर द बोर्ड सेंटर एंड स्टेट सर्व करेंगे, दे रिक्वायर्ड एंड ट्रेंड बाय सेंटर। रिलेशन इमरजेंसी में कैसे हो जाएगा, नेशनल इमरजेंसी की बात आर्टिकल 352 में की कि सेंटर एंड टाइटल हो जाएगा, एग्जीक्यूटिव डायरेक्शन देगा स्टेट कोई भी मैटर पे, स्टेट गवर्नमेंट लाया जाएगा कंप्लीट कंट्रोल ऑफ सेंटर। प्रेसिडेंट रूल इम्पोज किया जाएगा आर्टिकल 356 में कि प्रेसिडेंट एज्यूम करेगा हिमसेल्फ की फंक्शन स्टेट गवर्नमेंट पावर जो भी वेस्टेड है गवर्नर में एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी इन द स्टेट। जो भी फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात आती है आर्टिकल 360, सेंटर डायरेक्ट करेगा स्टेट को कि ऑब्जर्व करे कैनन फाइनेंशियल प्रॉपर्टी एंड कैन गिव जो बाकी नेसेसरी डायरेक्शंस है, रिडक्शन ऑफ सैलरीज पर्सन्स सर्विंग इन द स्टेट। एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल डिवाइसेस, जो भी मेंशन दिए गए कॉन्स्टिट्यूशनल डिवाइस, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल डिवाइस है कि ये क्या करेगा, प्रमोट करेगा कॉपरेशन कोऑर्डिनेशन सेंटर स्टेट के बीच में। नेशनल इंटीग्रेशन के लिए हेल्थ, फैमिली वेलफेयर, लोकल गवर्नमेंट, ईस्टर्न काउंसिल, ये सब। गवर्नर की कॉन्फ्रेंस, प्रेसिडेंट, चीफ मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस, चीफ सेक्रेटरीट कॉन्फ्रेंस, कॉन्फ्रेंस ऑफ इंस्पेक्टर जनरल पुलिस, चीफ जस्टिस ऑफ वाइस चांसलर एंड लॉ मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस। अब फाइनेंशियल रिलेशन तो आर्टिकल 268 में से लेकर 293 पार्ट 12 में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया कि सेंटर और स्टेट की फाइनेंशियल रिलेशन कैसे होने चाहिए। कुछ प्रोविज़न दिया गया कि सेम सब्जेक्ट को कैसे डील किया जाएगा। एलोकेशन होगा जो टैक्सिंग पावर, कॉन्स्टिट्यूशन डिवाइड करेगा टैक्सिंग पावर सेंटर स्टेट के बीच में। पार्लियामेंट के पास एक्सक्लूसिव पावर होगी कि लिवी करे वो टैक्स लगाए नॉर्मेटिव। यूनियन लिस्ट जो कि 13 स्टेट 13 है, वो स्टेट लेजिस्लेचर एक्सक्लूसिव पावर रहेगी कि वो टैक्स लगाए सब्जेक्ट स्टेट लिस्ट में, जो कि 18 नंबर 13। तो जो भी नो टैक्स एंट्रीज कंकरेंट लिस्ट में दी गई कंकरेंट जुरिडिक्शन वो अवेलेबल नहीं है विथ रिस्पेक्ट टू टैक्स लेजिस्लेशन। 101 अमेंडमेंट एक्ट में ये बोला गया कि एक्सेप्शन जो कि स्पेशल प्रोविजन है रिस्पेक्ट टू गुड एंड सर्विसेज टैक्स, तो जो कि अमेंडमेंट है कन्फर करेगा क्या कंकरेंट जो कि पार्लियामेंट स्टेट लेजिस्लेशन। जो रेसिडोरी पावर है टैक्सेशन की ना, जो पावर इम्पोज की गई टैक्सेस नॉट एमरेटेड कोई भी 3 लिस्ट में नहीं है पार्लियामेंट पे। अंडर दिस प्रोविजन से पार्लियामेंट को इम्पोज किया गया गिफ्ट टैक्स, वेल्थ टैक्स एंड एक्सपेंडिचर टैक्स। राजामंद्रा कमेटी कैसे 1969 में तमिलनाडु गवर्नमेंट ने अपॉइंट की थी। 3 मेंबर की कमेटी है जिनके चेयरमैन थे डॉक्टर PV राजामंद्रा, जो एग्जामिन करेंगे सेंटर स्टेट के रिलेशन, सजेस्ट करेंगे अमेंडमेंट। रिपोर्ट ऑनरी गवर्नमेंट को रिपोर्टेड तमिलनाडु 1971। कमेटी ने आइडेंटिफाई किया कि सेंटर प्रोविज़न होना चाहिए कि स्पेशल पावर्स के, 1 पार्टी रूल होना चाहिए सेंटर स्टेट के, इनएडिक्वेसी होना चाहिए स्टेट फाइनेंशियल रिसोर्स, consequent dependence, Center for Financial Assistance, Institution of Central Planning and Role of Planning Commission। आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन 1973 अकाली दल ने इसका अडॉप्ट किया था, जिसकी मीटिंग हुई थी आनंदपुर साहिब पंजाब में। जनरल इसको आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन बोलता है। सेंटर जुरिसडिक्शन जो कि डिस्ट्रिक्ट कहाँ तक रहेगा, डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, कम्युनिकेशन, करेंसी एंड रेसिडरी पावर। सरकारिया कमीशन ये बहुत इंपॉर्टेंट, 1983 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया 3 मेंबर कमीशन सेंटर स्टेट रिलेशन के, जिसके चेयरमैन थे RS सरकारिया, रिटायर्ड जज है जो सुप्रीम कोर्ट के। एग्जामिन करने के लिए रिव्यू जो वर्किंग एक्स्ट्रा अरेंजमेंट जो बिटवीन सेंटर एंड स्टेट के बीच में हर स्पीयर में अप्रोप्रिएट जो चेंजेस एंड मेजर्स। पुंची कमीशन जो सेकंड कमीशन सेंटर स्टेट की थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अप्रैल 2007 में, जिसके चेयरमैन थे मदन मोहन पुंची जो कि चीफ जस्टिस है, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। सेंटर स्टेट रिलेशन कीपिंग इन व्यू जो चेंजेस लाने के लिए पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स इन सरकारी कमीशन। नेक्स्ट चैप्टर इंटर स्टेट रिलेशन। इंटर स्टेट रिलेशन अब हम ये देखेंगे कि जो कि फंक्शनिंग इंडियन फेडरल सिस्टम डिपेंड करता है कि हमारा रिलेशन नॉट ओनली जो क्लोज कॉपरेशन सेंटर स्टेट बल्कि दूसरे से कैसा है। कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ प्रोविजंस दिए गए, एजुडिकेशन, इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट, दूसरा कोऑर्डिनेशन थ्रू इंटर स्टेट काउंसिल, म्यूचुअल रिकॉग्निशन, पब्लिक एक्ट रिकॉर्ड, जुडिशियल प्रोसीडिंग, फ्रीडम ऑफ इंटर स्टेट ट्रेड, कॉमर्स, इंटरकोर्स, जिसकी जोनल काउंसिल इस्टेब्लिश की गई पार्लियामेंट के थ्रू की प्रमोट करेंगे इंटर स्टेट कॉपरेशन कोऑर्डिनेशन।
इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट की बात करते हैं। आर्टिकल 262 में स्टेट वाटर डिस्प्यूट है, जिसमें 2 प्रोविज़न है। एक है कि बाय लॉ प्रोविज एजुडिकेशन, जो भी डिस्प्यूट है, कंप्लेन, यूज, डिस्ट्रीब्यूशन, कंट्रोल, जो वाटर इंटर स्टेट रिवर वैली है, ये सब पार्लियामेंट प्रोवाइड करेगा, ना ही सुप्रीम कोर्ट ना ही एडा कोर्ट को जुरिसडिक्शन रिस्पेक्ट ऑफ डिस्प्यूट और कंप्लेन। जो एक्स्ट्रा जुडिशियल मशीनरी होती है कि वो सेटल करेगी इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट। सुप्रीम कोर्ट को जुरिसडिक्शन डिसाइड कोई भी डिस्प्यूट इससे रिलेटेड है, अगर लीगल इंटरेस्ट कंसर्न किएगा तो एक्सपेरिमेंट मोस्ट कंट्रीज बेस्ड ऑन जो एनालॉजी या प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड ऑन, ये सब दिया गया। 2019 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया है, सेट किया है 9 इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट, जो कि नेम दिया गया इन द ईयर से कॉन्स्टिट्यूटेड। ये कृष्णा वाटर डिस्प्यूट महाराष्ट्र, कर्नाटक एंड आंध्रा में, गोदावरी वाटर डिस्प्यूट महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, नर्मदा वाटर डिस्प्यूट राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, रवि एंड ब्यास वाटर डिस्प्यूट पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, कावेरी वाटर डिस्प्यूट कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कृष्णा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल 2 महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, वंशधारा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, महादेवी डिस्प्यूट कहाँ पे, गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र। इंटर स्टेट काउंसिल आर्टिकल 263 में दिया गया इंटर स्टेट काउंसिल के बारे में, कोऑर्डिनेशन लाना स्टेट एंड सेंटर के बीच में, प्रेसिडेंट स्टेब्लिश करेगा काउंसिल, अपीयर करे पब्लिक इंटरेस्ट विल बी सर्व, और ही कैन डिफाइन करेगा नेचर ऑफ ड्यूटीज जो कि परफॉर्म किया जाए काउंसिल एंड ऑर्गेनाइजेशन। आर्टिकल 263 में बोला गया कि इंक्वायर करना, एडवाइस करना जो भी डिस्प्यूट अराइज बिटवीन द स्टेट, इन्वेस्टिगेट करना जो भी सब्जेक्ट्स हैं द स्टेट सेंटर कॉमन इंटरेस्ट होना चाहिए, रिकमेंडेशन ऑफ सब्जेक्ट पर्टिकुलर बेटर कोऑर्डिनेशन ऑफ पॉलिसी एंड एक्शन का, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंटर स्टेट काउंसिल सरकारिया कमीशन जो सेंटर स्टेट 1983-88 में इस्टेब्लिशमेंट का परमानेंट इंटर स्टेट काउंसिल। आर्टिकल 263 के अंदर वो रिकमेंड करते डिफरेंशिएट जो इंटर स्टेट काउंसिल है बॉडीज़ है, आर्टिकल 263 में इसको इंटर गवर्नमेंटल काउंसिल बोलते हैं। कमीशन क्या रिकमेंडेशन देता है कि कंसिस्ट ऑफ होने चाहिए फॉलोइंग अंडर प्राइम मिनिस्टर्स के चेयरमैन होना चाहिए, चीफ मिनिस्टर ऑल स्टेट्स के जो भी स्टेट्स के होने चाहिए, चीफ मिनिस्टर ऑफ ऑल स्टेट्स, चीफ मिनिस्टर यूटी के, लेजिस्लेटिव असेंबली एडमिनिस्ट्रेटिव यूटी होना चाहिए एंड नॉट गवर्नमेंट ऑफ स्टेट अंडर प्रेसिडेंट रूल। 6 सेंट्रल कैबिनेट मिनिस्टर होना चाहिए, होम मिनिस्टर टू बी नॉमिनेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर। जो भी काउंसिल रिकमेंडेड बॉडी इशू करेगी, सेंटर स्टेट रिलेशन, सेंटर यूटी रिलेशन, ये सब कोऑर्डिनेशन के बीच में लाना, एग्जामिन करना, डिस्कस करना, डेलिब्रेट, इन्वेस्टिगेट करना, डिस्कस करना जो कॉमन इंटरेस्ट है, रिकमेंडेशन करना, बेटर कोऑर्डिनेशन ऑफ पॉलिसी एंड एक्शन, डेलिब्रेट करना, जनरल इंटरेस्ट में बी रेफर टू चेयरमैन। जो काउंसिल एटलीस्ट थ्राइस इन अ ईयर मीटिंग होनी चाहिए, कैमरा ऑल क्वेश्चन टू बी डिस्कस बाय कंसेंसस। स्टैंडिंग कमेटी काउंसिल की सेटअप हुई 1996 में। अब इसमें क्या मेंबर्स हैं, यूनियन होम मिनिस्टर चेयरमैन होंगे, 5 यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर होंगे, 9 चीफ मिनिस्टर होंगे। पब्लिक एक्ट रिकॉर्ड एंड जुडिशियल प्रोसीडिंग, तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो जुरिसडिक्शन दिया है स्टेट ओन टेरिटरी में जो भी पॉसिबल एक्ट है एंड रिकॉर्ड्स स्टेट में नॉट रिकॉग्नाइज, दूसरे स्टेट में रिकॉग्नाइज होगा, टू रिमूव कोई भी डिफिकल्टी, कॉन्स्टिट्यूशन फुल फेथ एंड क्रेडिट क्लॉज, फुल फेट एंड क्रेडिट होना चाहिए जुडिशियल प्रोसीडिंग सेंटर एंड स्टेट में। अब क्या बोला कि एक्सप्रेस करना पब्लिक रिकॉर्ड में, जिसमें ऑफिशियल बुक, रजिस्टर, रिकॉर्ड, पब्लिक सर्वेंट डिस्चार्ज। अब क्या बोला गया है नेक्स्ट में, जो कि कंडीशंस है रिकॉर्ड एंड प्रोसीडिंग की, वो प्रूव करना होगा इफेक्ट प्रोवाइड लॉ ऑफ पार्लियामेंट, एंड जिसका मतलब है कि जनरल रूल मेंशन करना, पावर ऑफ पार्लियामेंट ले डाउन मोड ऑफ प्रूफ, और जो कि रिकॉर्ड्स एंड प्रोसीडिंग वन ऑफ द स्टेट। फाइनल जजमेंट ऑर्डर ऑफ सिविल कोर्ट दिया गया है, कैपेबल ऑफ एग्जीक्यूशन कहीं भी एनीवेयर विद इन इंडिया। फिर जो रूल अप्लाई होगा सिविल जजमेंट में, नॉट टू क्रिमिनल, व्हाट इज टू रिक्वायर टू स्टेट टू एनफोर्स पीनल कोड ऑफ अनदर स्टेट। इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स, तो आर्टिकल 301 से 307 पार्ट 13 में दिया गया, इसमें ट्रेड एंड कॉमर्स इंटरकोर्स टेरिटरी की बात की गई। आर्टिकल 301 में बोला है कि हाँ हम ये डिक्लेयर किया गया कि ट्रेड कॉमर्स इंटरकोर्स टेरिटरी ऑफ इंडिया में फ्री रहेगा। प्रोविज़न क्या है कि ब्रेक डाउन द जो भी बॉर्डर बैरियर्स है स्टेट्स के बीच में क्रिएट किया जाए, एक यूनिट एनकरेज करे फ्री फ्लो हो ट्रेड कॉमर्स एंड इंटरकोर्स का। फ्रीडम गारंटी, आर्टिकल 301 में फ्रीडम दिया गया, पूरे रिस्ट्रिक्शन एब्सर्ट जो भी प्रोवाइड करने। आर्टिकल 301 से 305 पार्ट 13 में बोला गया कि पार्लियामेंट इम्पोज कर सकता है रिस्ट्रिक्शन फ्रीडम ऑफ ट्रेड कॉमर्स इंटरकोर्स में विद इन द स्टेट पब्लिक इंटरेस्ट के लिए, जैसे कि अभी लॉकडाउन में हुआ। पार्लियामेंट कैन नॉट प्रेफरेंस नहीं दे सकता कि एक स्टेट को दूसरे स्टेट के ऊपर, एंड द लेजिस्लेचर इम्पोज करेगा रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस फ्रीडम ऑफ ट्रेड कॉमर्स इंटरकोर्स, एंड ये जो पर्पस है इसको इंट्रोड्यूस कराएगा लेजिस्लेचर ओनली विद प्रीवियस स्टेट
लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट इम्पोज करेगा गुड्स इम्पोर्टेड, जो भी गुड्स स्टेट एंड यूटी से रिलेटेड है, एंड गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। आर्टिकल 301 में बोला नेशनलाइज लॉ हो गए, मोनोपलाइज करेंगे फेवर ऑफ सेंट्रल, एक्सक्लूजन होंगे कंप्लीट पार्शियल, पार्लियामेंट अपॉइंट करेगा अप्रोप्रिएट अथॉरिटी, पर्पस और जो भी प्रोविजन है फ्रीडम ऑफ ट्रेड कॉमर्स इंटरकोर्स के लिए। जोनल काउंसिल क्या है, स्टैचुरी बॉडी है जो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से बनी। स्टेट और रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 डिवाइड है कंट्री 5 जोन में, नॉर्थ, सेंट्रल, ईस्टर्न, वेस्टर्न, सदर्न। ये सेवरल फैक्टर्स है जो नेशन डिवीज़न के लिए, रिवर सिस्टम, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, कल्चर, लिंग्विस्टिक एंड जो भी रिक्वायरमेंट है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सिक्योरिटी, लॉ एंड ऑर्डर। ईच जोनल काउंसिल क्या है, मिनिस्टर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट और फिर 2 अदर मिनिस्टर्स होंगे। ईच स्टेट इन द जोन एडमिनिस्टर करेंगे ईच यूटी इन द जोन, एंड ऑब्जेक्टिव जोनल काउंसिल डिटेल में अचीव करेंगे इमोशनल इंटीग्रेशन कंट्री का, हेल्प करेंगे अरेस्ट ग्रोथ ऑफ एक्यूट स्टेट कॉन्शियसनेस, रीजनलिज्म, लिंग्विज्म एंड पर्टिकुलर ट्रेंड में हेल्प करेंगे। ये लोग क्या रिमूव करने में, आफ्टर इफेक्ट जो सेपरेशन के बाद है, प्रोसेस ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन, री इंटीग्रेशन एंड इकोनॉमिक एडवांसमेंट। फिर इनेबल करना है सेंटर एंड स्टेट को कि कॉपरेट करे वो एक दूसरे से सोशल इकोनॉमिक मैटर पे, यूनिफॉर्म पॉलिसीज़ हो, सक्सेसफुल ईसीडी स्पीडी एग्जीक्यूशन हो, मेजर डेवलपमेंट हो एंड बिटवीन रीजन्स ऑफ द कंट्री। नॉर्थ ईस्ट काउंसिल जो कि डी है जोनल काउंसिल, वो सेपरेट एक्ट से बनी, नॉर्थ ईस्ट काउंसिल एक्ट 1971, जिसमें 8 मेंबर्स है, आसाम, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा, सिक्किम। तो ये फंक्शन क्या है, जोनल काउंसिल फ्यू एडिशंस किए गए यूनिफाई करने के लिए, कोऑर्डिनेट, कॉमन इंपॉर्टेंस हो, रिव्यू करना मेजर्स जो कि मेंबर फॉर द मेंटेनेंस ऑफ सिक्योरिटी एंड पब्लिक ऑर्डर एंड रीजन। ओके, दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड। एमरजेंसी प्रोविज़न आर्टिकल 352 में 360 तक दिया गया, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट टू मीट कोई भी एबनॉर्मल सिचुएशन इफेक्टिवली दी गई। तो इनकॉर्पोरेशन इसमें क्या दिया, सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री, डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम, कॉन्स्टिट्यूशन, एमरजेंसी, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड पावरफुल स्टेट्स टू गुड टोटल कंट्रोल। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, पॉलिटिकल सिस्टम, फेडरल ड्यूरिंग जो कि नॉर्मल टाइम है, यूनिटरी एंड एमरजेंसी, यूनिक फीचर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, B.R. अम्बेडकर ने इसको ऑब्जर्व किया। फेडरल सिस्टम जो कि अमेरिका प्लेस टू टाइट मोल्ड ऑफ फेडरलिज्म है, वहाँ पे नो मैटर कोई भी सर्कमस्टांसेस हो, वहाँ पे वो चेंज नहीं होता। इट कैन नेवर बी यूनिटरी नहीं होता। अब हमारे पास जो भारत संविधान है वो यूनिटरी एंड फेडरल दोनों है। अब इसमें एमरजेंसी ड्यू टू वार अब एक्सटर्नल एग्रेशन हो तो आर्टिकल 352 में इसको नेशनल एमरजेंसी बोला जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन एम्प्लॉय करेगा प्रोक्लेमेशन एमरजेंसी टू डिनोट एमरजेंसी डिस्टेंस। एमरजेंसी ड्यू टू फेलियर की वजह से जो एमरजेंसी होती है, कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी आर्टिकल 356, प्रेसिडेंट रूल बाय नो टू और अदर। जो स्टेट एमरजेंसी, कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट यूज, वो वर्ड यूज नहीं कर सकता एमरजेंसी। फाइनेंशियल एमरजेंसी थ्रेट है, धमकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए, क्रेडिट के लिए, आर्टिकल 360। नेशनल एमरजेंसी ग्राउंड ऑफ डिक्लेरेशन बताया गया आर्टिकल 352 में। प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर सकता है नेशनल एमरजेंसी जब सिक्योरिटी ऑफ इंडिया की बात है, जब उसको धमकी लगे, थ्रेट, वार, इन सबसे, आर्म रिवेलियन, तो प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर सकते नेशनल एमरजेंसी। आर्म रिवेलियन प्रेसिडेंट इशू कर सकते डिफरेंट प्रोक्लेमेशन ग्राउंड किस वजह से, वार, एक्सटर्नल एग्रेशन, आर्म रिवेलियन, ये सब जो डेंजर है। प्रोक्लेमेशन ऑलरेडी ये किस में आया, प्रोविजन 38 अमेंडमेंट एक्ट 1975। नेशनल एमरजेंसी डिक्लेयर किया ग्राउंड ऑफ वॉर, एक्सटर्नल एग्रीगेशन जो कि एक्सटर्नल एमरजेंसी है, डिक्लेयर किया जाएगा ग्राउंड ऑफ आर्म रिवेलियन, इंटरनल एमरजेंसी। तो 42 अमेंडमेंट एक्ट 1976 में बोला है, जो कॉन्स्टिट्यूशन से मेंशन किया गया है, इंटरनल डिस्टर्बेंस, प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल एमरजेंसी। 44 अमेंडमेंट एक्ट 1978 आर्म रिवेलियन को सब्सटीट्यूट किया गया है किससे, इंटरनल डिस्टर्बेंस, और नो लॉन्गर पॉसिबल टू डिक्लेयर नेशनल एमरजेंसी। 1975 गवर्नमेंट हेडेड बाय इंदिरा गांधी। पार्लियामेंट्री अप्रूवल की बात हो रही तो प्रोक्लेमेशन जो एमरजेंसी का उसको इम्प्रूव दोनों हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट करते हैं 1 मंथ बिफोर द डेट ऑफ इशू। जो भी पीरियड है अब अलाउ किया जाएगा पार्लियामेंट 2 मंथ्स के लिए। 44 अमेंडमेंट एक्ट 1978 जो कि प्रोक्लेमेशन एमरजेंसी का कैसे इशू करेंगे, जब लोकसभा डिजॉल्व हो जाए या फिर डिजोल्यूशन उस टाइम पे ले प्लेस पीरियड ऑफ 1 मंथ विदाउट अप्रूविंग प्रोक्लेमेशन। जो प्रोक्लेमेशन कब तक रहेगा, 30 डेज तक रहेगा। फर्स्ट सिटिंग ऑफ लोकसभा आफ्टर रिकॉन्स्टिट्यूशन जो भी प्रोवाइड किया जाएगा राज्यसभा, मीन टाइम अप्रूवेड। रिवोकेशन, प्रोक्लेमेशन को कैसे रिवोक कर सकते हैं, तो प्रोक्लेमेशन एमरजेंसी का से प्रेसिडेंट ही रिवोक कर सकते हैं। कुछ ऐसी डज नॉट कोई पार्लियामेंट्री अप्रूवल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, प्रेसिडेंट रिवोक कर सकते हैं। लोकसभा ने जब रेजोल्यूशन पास किया सेफगार्ड करने के लिए 44 अमेंडमेंट एक्ट 1978 प्रोक्लेमेशन रिवोक करेंगे प्रेसिडेंट, एंड जो लोकसभा है कोई कंट्रोल
नो कंट्रोल, उनके पास कोई कंट्रोल नहीं होगा। 44 अमेंडमेंट एक्ट 1978 में ये बोला गया 110 जो टोटल मेंबर है लोकसभा के वो रिटर्न नोटिस देंगे स्पीकर को और एक स्पेशल सिटिंग होगी हाउस शुड बी 14 डेज के अंदर पर्पस ऑफ जो भी कंसीडरिंग किया जाएगा रेजोल्यूशन डिसअप्रूविंग द कंटिन्यूशन ऑफ द प्रोक्लेमेशन। अब इसमें फैक्ट्स की बात की गई, सेंटर स्टेट रिलेशन में क्या फ़र्क पड़ेगा, तो एग्जीक्यूटिव क्या बात की गई है कि नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे एग्जीक्यूटिव पावर जो सेंटर क्योंकि एक्सटेंड करेंगे डायरेक्ट करेंगे स्टेट रिगार्डिंग कोई भी मैटर एग्जीक्यूटिव पावर एक्सरसाइज सेंटर एग्जीक्यूटिव डायरेक्शन देंगे स्पेसिफिक मैटर में और नेशनल इमरजेंसी जो सेंटर बिकम एंटाइटल दिया जाएगा एग्जीक्यूटिव डायरेक्शन एंड जो स्टेट आर बॉडी क्या दिया गया है दो दे आर नॉट सस्पेंडेड। लेजिस्लेटिव ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी के उन्हें पार्लियामेंट एम्पावर किया जाएगा लॉ बनाएगी सब्जेक्ट स्टेट से रिलेटेड एंड लेजिस्लेटिव जो पावर है स्टेट नॉट सस्पेंडेड इट बिकम वो सब्जेक्ट बन जाएगा ओवरराइडिंग पावर पार्लियामेंट का। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होगा पावर सेंटर स्टेट के बीच में स्टेट लेजिस्लेटर नॉट सस्पेंडेड। फाइनेंशियल प्रोक्लेमेशन नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन दिया गया है तो प्रेसिडेंट मॉडिफाई करेगा कॉन्स्टिट्यूशन रेवेन्यूज बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट। प्रेसिडेंट या तो रिड्यूस करेगी या कैंसिल करेगी ट्रांसफ़र ऑफ फाइनेंस जो कि सेंटर से स्टेट की तरफ है। इफेक्ट क्या होगा फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 358 एंड 359 जैसे ही होगा तो फंडामेंटल राइट 358 बोलता है कि सस्पेंशन जी किया जाए फंडामेंटल राइट जो कि आर्टिकल 19 में है। आर्टिकल 359 बोलता है सस्पेंड करना फंडामेंटल राइट एक्सेप्ट जो कि आर्टिकल 20 एंड 21 को छोड़ के। आर्टिकल 358 में प्रोक्लेमेशन दिया कि इमरजेंसी 6 फंडामेंटल राइट आर्टिकल 19 अपने आप ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाएंगे। नेशनल इमरजेंसी जब ऑपरेशन में आएगा आर्टिकल 19 में स्टेट लॉ बना सकता है एग्जीक्यूटिव एंड जो 6 फंडामेंटल राइट इनका असिस्टेंस सिंह फंडामेंटल राइट गारंटी किया जाएगा आर्टिकल 90 ऑटोमेटिकली रिवाइज करेंगे केम इनटू फोर्स एंड जो भी है लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव एक्शन टेकिंग इनटू ड्यूरिंग द प्लेस 44 अमेंडमेंट एक्ट 1978 में रिस्ट्रिक्ट करेंगे स्कोप। आर्टिकल 358 को पहले तो 6 फंडामेंटल राइट जो सस्पेंड करेंगे जब नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर किया जाएगी वार एंड एक्सटर्नल एग्रीगेशन पे। दूसरा रिलेटेड जो भी इमरजेंसी है प्रोटेक्टेड चैलेंज नो अदर एग्जीक्यूटिव एक्शन अंडर लॉ इज प्रोटेक्टेड। सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट आर्टिकल 359 बोलता है प्रेसिडेंट की सस्पेंड करे राइट टू मूव कोर्ट में नहीं जा सकते आप एनफोर्समेंट कराने के लिए फंडामेंटल राइट इसका मतलब है आर्टिकल 359 फंडामेंटल राइट आर सच नॉट सस्पेंडेड एंड सीक रेमेडीज सस्पेंडेड। अब क्या बोला है ऑपरेशन के टाइम पे फर्दर जो सस्पेंशन है ड्यूरिंग द ऑपरेशन इमरजेंसी के टाइम पे शॉर्टर पीरियड तक मेंशन रहेगी एंड सस्पेंशन ऑर्डर में भी एक्सटेंड किया जाएगा। प्रेसिडेंट रूल ग्राउंड ऑफ इम्पोजिशन आर्टिकल 355 में इम्पोज करेंगे ड्यूटी जो भी सेंटर का इंश्योर करे गवर्नमेंट हर से स्टेट के लिए अकॉर्डिंग जो प्रोविज़न है कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 356 में अगर फेलियर हो कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी का फेलियर हो नहीं चल पाएगा ऐसा लग रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशनली नहीं हैंडल कर पा रहे तो प्रेसिडेंट रूल स्टेट इमरजेंसी कॉन्स्टिट्यूशन इमरजेंसी बोला जाता है इसको। 356 में एम्पावर किया कि प्रेसिडेंट इशू करेगा प्रोक्लेमेशन अगर उनको लगता है कि ऐसी सिचुएशन आ गई कि स्टेट कैन नॉट कंट्रोल नहीं कर पा रहा है जो भी प्रोविज़न है कॉन्स्टिट्यूशन के तो प्रेसिडेंट या तो रिपोर्ट करेगा गवर्नर ऑफ द स्टेट या अदरवाइज। आर्टिकल 365 में बोला है कि जब भी स्टेट फेल हो जाएगा अपनी ड्यूटीज़ या डायरेक्शन जो भी सेंटर दे रहे लॉफुल फ्रॉम द प्रेसिडेंट टू होल्ड तो जो भी सिचुएशन इज अराइजन गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट कैन नॉट वो कैरी नहीं कर सकती अकॉर्डिंग प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पार्लियामेंट्री अप्रूवल एंड ड्यूरेशन तो प्रोक्लेमेशन इम्पोज करना प्रेसिडेंट रूल मस्ट अप्रूव दोनों हाउसेस से 2 मंथ बिफोर द इशू एंड प्रोक्लेमेशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल। जब भी लोकसभा डिजॉल्व होगी डिजोल्यूशन लोकसभा प्लेस पीरियड ऑफ मंथ विदाउट अप्रूविंग प्रोक्लेमेशन जो कि अंटिल 30 डेज है फर्स्ट सिटिंग ऑफ लोकसभा। कॉन्सिक्वेंस क्या है प्रेसिडेंट रूल का तो इसमें कुछ इम्पोज किया जाता है प्रेसिडेंट को तो वो फंक्शन ले सकते हैं स्टेट गवर्नमेंट एंड पावर जो कि गवर्नर के पास है एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी इन द स्टेट डिक्लेयर कर सकते हैं पावर को स्टेट लेजिस्लेचर की उसको अब पार्लियामेंट करेगी एक्सरसाइज एंड ही कैन टेक जो भी नेसेसरी स्टेप्स है सस्पेंशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन ये सब बॉडी अथॉरिटी कैन टेक। फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360 में आता है जब प्रेसिडेंट प्रोक्लेम करेगा फाइनेंशियल इमरजेंसी इफ़ ही सेटिस्फाई करेगा सिचुएशन जो अराइजन ड्यू टू फाइनेंशियल स्टेबिलिटी क्रेडिट ऑफ इंडिया आर्टिकल 38 अमेंडमेंट एक्ट 1975 सेटिस्फाई करता है प्रेसिडेंट को कि डिक्लेयर कर सकते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी फाइनल एंड कंक्लूसिव और क्वेश्चनेबल नहीं है कोर्ट में कि क्यों किया बट ये जो प्रोविज़न था डिलीट कर दिया 44 अमेंडमेंट एक्ट से और अब के सेटिस्फैक्शन प्रेसिडेंट इज नॉट बियॉन्ड जुडिशियल रिव्यू। पार्लियामेंट्री अप्रूवल की बात की गई 2 मंथ्स की बात लोकसभा डिजॉल्व हो जाए एंड ये अप्रूव करने के लिए कोई मैक्सिमम पीरियड नहीं है एंड रिपीटेड पार्लियामेंट्री
अप्रूवल इज़ नॉट रिक्वायर्ड। इफेक्ट ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी तो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी सेंटर का एक्सटेंड करेगा डायरेक्ट टू ऑफ द डायरेक्शन दिया जाएगा प्रेसिडेंट को कि आप अगर आपको ज़रूरत लगे तो आप एडिक्वेट पर्पज से आप कर सकते हो। सेकंड जो दिया गया है रिड्यूस करना सैलरी एंड अलाउंसेज रिजर्वेशन है जो मनी बिल फाइनेंशियल बिल कंसिडरेशन और जो प्रेसिडेंट आफ्टर डे में पास लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट प्रेसिडेंट में इशू जो भी डायरेक्शंस है रिडक्शन सैलरीज एंड अलाउंस एनी क्लास ऑफ पर्सन सोवरेन क्या दिया सर्विंग यूनियन एंड जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट। नेक्स्ट इज प्रेसिडेंट आर्टिकल 52 से 78 पार्ट 5 में दिया गया है कि यूनियन एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या होता है? सिर्फ प्रेसिडेंट नहीं, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, अटॉर्नी जनरल, ये 5 मिलके बनते हैं एग्जीक्यूटिव। प्रेसिडेंट हेड होते हैं इंडियन स्टेट के, फर्स्ट सिटीजन है जो कि सिंबल ऑफ यूनिटी, इंटीग्रिटी एंड सॉलिडिटी नेशन को का एक सिंबल है। इलेक्शन कैसे होता है प्रेसिडेंट का? इलेक्ट्रल कोलाज से होता है एंड इलेक्टेड मेंबर जो होते हैं बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एंड स्टेट एंड जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी। अब इसमें नॉमिनेटेड बात की गई, नॉमिनेटेड मेंबर दोनों हाउसेज में होंगे पार्लियामेंट के। नॉमिनेटेड मेंबर कैसे हैं? नॉमिनेटेड मेंबर है बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट में, नॉमिनेटेड मेंबर होने चाहिए स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, और जो मेंबर है इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। नॉमिनेट होना चाहिए लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी डू नॉट पार्टिसिपेट, जो पार्टिसिपेट नहीं करते इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। वेयर जो असेंबली डिजॉल्व हो जाती है तो मेंबर्स इज टू क्वालिफाई होते वोट प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए। फ्रेश इलेक्शन होंगे डिजॉल्व असेंबली एंड नॉट हेल्ड बिफोर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करेगा कि यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए स्केल ऑफ जो रिप्रेजेंटेशन इन डिफरेंट स्टेट, पैरिटी होनी चाहिए होल एंड यूनियन एज अ इलेक्शन प्रेसिडेंट। तो जब अचीव करना है नंबर ऑफ वोट्स तो ईच इलेक्टेड मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली के ईच स्टेट पार्लियामेंट एंटाइटल किए जाएंगे केस ऑफ सच इलेक्शन एंड क्या किया जाएगा डिटरमाइन इन द फॉलोइंग मैनर। अब इसमें बोला है एवरी इलेक्टेड मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली के जो होंगे शैल हैव मैनी वोट्स, बहुत सारे वोट्स होने चाहिए, मल्टीपल 1000 क्वोशंट ऑफ 10। क्या किया जाएगा? डिवाइड करना पॉपुलेशन को 10 बाय जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर असेंबली। उसका फॉर्मूला ये है कि वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एमएलए का निकाला जाएगा तो टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट अपॉन टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इनटू 1000। एवरी इलेक्टेड मेंबर अगर अदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट का लिया जाएगा सच नंबर ऑफ वोट, उसको ऑब्टेन कैसे करेंगे? डिवाइड करके टोटल नंबर ऑफ वोट्स असाइन तो नंबर ऑफ लेजिस्लेटिव। इसको भी ऐसे बोला गया कि टोटल नंबर ऑफ वोट है जो वैल्यू है पूरे एमएलए ऑफ द स्टेट अपॉन जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर है पार्लियामेंट के उसको अपॉन करेंगे मेंबर ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। अब जो ये वाला है थर्ड वाला ये हो गया, आपको एक्सप्रेस कर दिया प्रेसिडेंट इलेक्शन अकॉर्डेंस में जो सिस्टम है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के थ्रू है, वोट सीक्रेट बैलेट से होता है सिस्टम, एंश्योर करेंगे मेजॉरिटी ऑफ वोट। और जो प्रेसिडेंट कैंडिडेट है डिक्लेयर करता है इलेक्टेड ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट वो सिक्योर करते हैं कुछ कोटा ऑफ वोट्स जो कि इसमें बोला गया है कोटा ऑफ वोट से डिटरमाइन डिवाइड करते हैं अपन टोटल नंबर ऑफ जो टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स है अपॉन टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स अपन एक कैंडिडेट लेंगे इलेक्टेड वाला प्रेसिडेंट का 1 + 1 2 ऐड कर देंगे क्वोशंट एंड फॉर्मूला ऐसा रहेगा टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स पोल +1 अपॉन 1 अपॉन 1 + 1 में 2 आएगा। कॉन्स्टिट्यूशन में का चूज जो इनडायरेक्ट इलेक्शन है ड्यू टू फॉलोइंग रीजन। इनडायरेक्ट इलेक्शन प्रेसिडेंट हारमनी विद द पार्लियामेंट्री सिस्टम बनना, डायरेक्ट इलेक्शन होना प्रेसिडेंट बहुत ही कॉस्टली हो जाता है, टाइम एंड एनर्जी कंज्यूम करता है क्योंकि इतनी वास्ट साइज इलेक्टोरेट है। जो क्वालिफिकेशन प्रेसिडेंट के लिए क्या, एक तो सिटीज़न ऑफ इंडिया का होना चाहिए, दूसरा इंडिया का सिटीज़न होना चाहिए, पहला 35 ईयर की एज होनी चाहिए, मेंबर ऑफ लोकसभा के इलेक्शन के लिए क्वालिफाई होना चाहिए, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, कोई यूनियन गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट और एनी लोकल अथॉरिटी अंडर पब्लिक अथॉरिटी। सिटिंग जो प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट यूनियन गवर्नर ऑफ द स्टेट या मिनिस्टर है यूनियन ऑफ द स्टेट नॉट डीम, उनको ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में डीम नहीं करना चाहिए। जो नॉमिनेशन है कैंडिडेट का सिलेक्शन के लिए ऑफिस प्रेसिडेंट सब्सक्राइब करने चाहिए, प्रेसिडेंट मस्ट बी सब्सक्राइब, उसमें 50 इलेक्टर्स होने चाहिए एंड 50 प्रपोजल सेकेंडर्स होने चाहिए। तो हर कैंडिडेट जो है सिक्योरिटी डिपॉजिट करनी होगी 15,000 आरबीआई में, सिक्योरिटी डिपॉजिट लाइबल रहेगी फोर्टफिटेड। कैंडिडेट अगर फेल कर गया तो सिक्योर 1/6 ऑफ द वोट। 1997 से ये प्रपोजल्स में दिया कि 2500 है, ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ओथ एंड अफर्मेशन की बात करते हैं तो
ओथ एंड अफर्मेशन प्रेसिडेंट्स तय करते हैं कि तो फेथफुली एग्जीक्यूट ऑफिस, ईमानदारी से फेथफुली वो विश्वसनीय तरीके से एग्जीक्यूट करेंगे ऑफिस को। प्रिजर्व एंड प्रोटेक्ट डिफेंड लॉ कॉन्स्टिट्यूशन इन लॉ की सेफ्टी के लिए काम करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे, डिवोट करेंगे खुद को सर्विस एंड वेलबींग पीपल ऑफ इंडियन के लिए। ओथ जो प्रेसिडेंट के उसको एडमिनिस्टर कराएंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, अगर वो नहीं है तो सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो भी अवेलेबल होगा। एनी पर्सन या तो फिर जो भी एक्टिंग एज प्रेसिडेंट या डिस्चार्ज कर इसके फंक्शन प्रेसिडेंट आल्सो अंडरटेक, यही होते थे अफर्मेशन। कंडीशन प्रेसिडेंट ऑफिस की क्या, ई शुड नॉट बी, वो मेंबर नहीं होने चाहिए हाउस ऑफ पार्लियामेंट या हाउस ऑफ लेजिस्लेचर के। अगर किसी पर्सन इलेक्टेड है वो डीम्ड उनको वो सीट छोड़नी होगी। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में नहीं होने चाहिए। ही इज एंटाइटल विदाउट पेमेंट ऑफ रेंट, राष्ट्रपति भवन में रह सकते हैं। ही इज एंटाइटल जो एमोल्यूमेंट अलाउंस प्रिविलेजेस हैं डिटरमाइन करेगा पार्लियामेंट। एमोल्यूमेंट एंड अलाउंसेस डिमिनिश करेंगे ड्यूरिंग इस टर्म ऑफ ऑफिस। टर्म ऑफ प्रेसिडेंट ऑफिस की बात की जाती है तो 5 ईयर्स की है एंड रिज़ाइन कर सकते हैं वो कभी भी। रेजिग्नेशन लेटर किसको देंगे, वाइस प्रेसिडेंट को, उसको ध्यान देना। रिमूव कर सकते हैं फ्रॉम ऑफिस ड्यूरिंग कंप्लीशन, जब उनका प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट कंप्लीट हो जाए तब। प्रेसिडेंट होल्ड ऑफिस 5 ईयर्स तक एंड इस सक्सेसर एज्यूम्स के बाद जो आएंगे वो चार्ज ले लेंगे। ही इज़ एलिजिबल रहेंगे री इलेक्शन के लिए ऑफिस। ही में इलेक्टेड फॉर कोई भी नंबर ऑफ मेंबर्स, हाउएवर जो यूएस या पर्सन कैन नॉट बी इलेक्ट नहीं होंगे ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट मोर देन ट्वाइस। इम्पीचमेंट कैसे होता है, तो प्रेसिडेंट रिमूव कर दिए जा सकते हैं। प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट जब भी वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हो। फ्रेज वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इम्पीचमेंट में क्या है, चार्ज इनिशिएटेड कोई भी हाउस ऑफ पार्लियामेंट स्टार्ट कर सकता है। 14 डे का नोटिस दिया जाएगा। प्रेसिडेंट को 2/3 मेजॉरिटी होनी चाहिए। प्रेसिडेंट के पास राइट है कि अपियर और रिप्रेजेंट हो इन्वेस्टिगेशन में, और जो भी चार्जेस पास किए गए इम्पीचमेंट रिजॉल्व जो मेजॉरिटी 2/3 मेंबर, अब प्रेसिडेंट है तो 2/3 मेंबर की मेजॉरिटी तो चाहिए। प्रेसिडेंट स्टैंड वो क्या रिमूव उनको ऑफिस से निकाल सकते फ्रॉम डेट विच रिजोल्यूशन इज पास। इम्पीचमेंट क्या क्वासी जुडिशियल है, कैसे क्वासी जुडिशियल है, नॉमिनेटेड मेंबर या तो हाउस ऑफ पार्लियामेंट के होंगे वो पार्टिसिपेट करेंगे इम्पीचमेंट में, या फिर इलेक्टेड मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली के होंगे स्टेट यूटी दिल्ली पुडुचेरी पार्टिसिपेट करेंगे इम्पीचमेंट प्रेसिडेंट में, या फिर पार्टिसिपेट इलेक्शन नॉट एट फॉर इम्पीच। अभी तक तो कोई इम्पीच नहीं है। वैकेंसी इन द प्रेसिडेंट ऑफिस, तो जो भी वैकेंसी प्रेसिडेंट ऑफिस में कब आती है, जब या तो टेन्योर 5 साल का खत्म हो जाए तब, या तो वो रिज़ाइन कर दे, या फिर इम्पीचमेंट हुआ, या फिर डेथ। और जिस एग्जाम्पल में वैन ही बिकम, या तो डिस्क्वालीफाई हो जाए ऑफिस वैन इज इलेक्शन इज डिक्लेयर वॉइड। पावर एंड फंक्शन क्या होता है प्रेसिडेंट के, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, फाइनेंशियल, जुडिशियल, डिप्लोमेटिक, मिलिट्री एंड इमरजेंसी पावर होती है। एग्जीक्यूटिव पावर क्या होती है कि जो भी एग्जीक्यूटिव एक्शन होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के वो प्रेसिडेंट के नाम से लिए जाते हैं, वो करेंगे। ही कैन टेक, वो रूल्स स्पेसिफाई करेंगे, मैनर्स, जो भी इंस्ट्रूमेंट एग्जीक्यूट करने के लिए रूल्स बनाएंगे। कन्वीनियंट ट्रांजेक्शन, बिजनेस, यूनियन गवर्नमेंट, एलोकेशन, बिजनेस अमंग द, अपॉइंट करेंगे प्राइम मिनिस्टर को, बाकी मिनिस्टर्स को होल्ड ऑफिस जो उनके प्लेजर के टाइम पे ऑफिस को होल्ड करेंगे। अटॉर्नी जनरल को अपॉइंट करेंगे, उनकी रिमोनरेशन डिसाइड करेंगे। अटॉर्नी जनरल होल्ड करेंगे ऑफिस ड्यूरिंग प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। अपॉइंट करेंगे कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, बाकी इलेक्शन कमिश्नर जो कि चेयरमैन है, मेंबर्स है यूपीएससी के, गवर्नर्स ऑफ स्टेट, चेयरमैन, मेंबर ऑफ फाइनेंस कमीशन। ही कैन सीक जो इन्फॉर्मेशन है एडमिनिस्ट्रेशन के अफेयर ऑफ यूनियन, प्रपोजल ऑफ लेजिस्लेशन प्राइम मिनिस्टर एक्वायर करेंगे, प्राइम मिनिस्टर को सबमिट करे कंसिडरेशन। जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डिसीजन कैन बी टेकन बाय मिनिस्टर एंड ही कैन अपॉइंट, जो कमीशन अपॉइंट करेंगे कि इन्वेस्टिगेट करे कंडीशन एसटी एससी बैकवर्ड क्लास के लिए। अपॉइंट करेंगे इंटर स्टेट काउंसिल जो कि सेंटर स्टेट इंटर स्टेट कॉपरेशन भरे डायरेक्टली एडमिनिस्टर करेंगे यूनियन टेरिटरी। एडमिनिस्टर अपॉइंट किए डायरेक्टली से ही कैन डिक्लेयर करेंगे शेड्यूल एरिया पावर जो कि एडमिनिस्ट्रेशन है शेड्यूल एरियाज एंड ट्राइबल एरियाज। लेजिस्लेटिव पावर क्या है कि वो सम्मन कर सकते, प्रोरोग कर सकते, डिसॉल्व करते, लोकसभा को सम्मन कर सकते, ज्वाइंट सीटिंग दोनों हाउसेस के एड्रेस कर सकते, पार्लियामेंट को भी कमेंसमेंट करे फर्स्ट सेशन जनरल इलेक्शन का, सेंड ही कैन सेंड मैसेजेस भेज सकते हैं हाउस ऑफ पार्लियामेंट में बिल पेंडिंग पार्लियामेंट, और अदरवाइज अपॉइंट कर सकते मेंबर ऑफ लोकसभा प्रिसाइड करने के लिए प्रोसीडिंग। ऑफिस ऑफ बोथ जो स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर फॉल वैकेंट, अगर वो स्पेस या पोजीशन वैकेंट है। ही कैन आल्सो अपॉइंट कर सकते मेंबर ऑफ राज्यसभा के प्रिसाइड करें प्रोसीडिंग, बोथ चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन फॉल वैकेंट। नॉमिनेट कर सकते हैं 12 मेंबर राज्यसभा के फ्रॉम पर्सन जिनके पास स्पेशल नॉलेज हो लिटरेचर, साइंस, आर्ट एंड सोशल सर्विस का, और नॉमिनेट करेंगे 2 मेंबर लोकसभा से फ्रॉम एंग्लो इंडियन
कम्युनिटी डिसाइड करेंगे क्वेश्चन। डिस्क्वालिफिकेशन मेंबर का पार्लियामेंट को कैसे डिस्क्वालीफाई करें, कंसल्ट किया जाएंगे इलेक्शन कमीशन से, प्रायर रिकमेंडेशन या फिर परमिशन होगी नीड टू इंट्री जो भी बिल्स हैं पार्लियामेंट के। एग्जांपल जो बिल है जिसमें इंफॉर्मेशन हो किससे रिलेटेड, एक्सपेंडिचर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया या अल्ट्रेशन ऑफ बाउंड्री स्टेट, क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट। वह बिल, जब बिल को प्रेसिडेंट के पास भेजा जा सकता है तो वो पैसेंट दे भी सकता है, विथहोल्ड भी कर सकता है, हाँ सोच के बताएंगे, फिर रिटर्न कर सकता है। लेकिन हाँ मनी बिल है तो उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इफ़ द बिल इज पास, अगर फिर से पार्लियामेंट के पास है, कोई भी अमेंडमेंट नहीं किया तो फिर भी दे दिया है तो प्रेसिडेंट को एसेंट देना ही पड़ेगा। दूसरी बार आया है, जब भी बिल लेजिस्लेचर पास रिजर्व करता है गवर्नर के प्रेसिडेंट से हम कंसीडर कराएंगे तो ठीक है। आप क्या करेंगे, प्रेसिडेंट या तो एसेंट दे देंगे या विथहोल्ड की बताते या फिर गवर्नर को बोल सकते कि ठीक है आप रिटर्न कर दो बिल, लेकिन हाँ मनी बिल नहीं होना चाहिए। इट शुड बी नोट, ये बोला कि नॉट एब्लिगेटरी है प्रेसिडेंट टू गिव एसेंट एंड बिल इज अगेन पास, किससे पास किया, स्टेट लेजिस्लेचर एंड सेंट अगेन इन फॉर कंसिडरेशन। प्रमोलगेट करेंगे जो भी ऑर्डिनेंस है पार्लियामेंट के जो सेशन में नहीं है। रिपोर्ट्स किसकी, कैग की, पब्लिक सर्विस कमीशन, पीएससी, फाइनेंशियल, यूपीएससी और बाकी क्या करेंगे, रेगुलेशंस करेंगे। पीस, प्रोग्रेस, गुड गवर्नमेंट, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप, दादर नागर हवेली, दमन एंड दियो, लद्दाख। इन केस ऑफ पुडुचेरी प्रेसिडेंट लेजिस्लेट करेंगे जो भी रेगुलेशन व असेंबली सस्पेंड। फाइनेंशियल पावर तो मनी बिल इंट्रोड्यूस करना पार्लियामेंट पे प्रायर करने रिकमेंडेशन होना चाहिए बिफोर द पार्लियामेंट। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कोई भी डिमांड ग्रांट नहीं होनी चाहिए एक्सेप्ट रिकमेंडेशन की। एडवांसेस कर सकते हैं वो कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया जब भी ज़रूरत हो, अनफोर्सिन, अब जैसे कोरोना इसी टाइम पे मतलब कुछ भी एमरजेंसी के लिए कॉन्स्टिट्यूट करेंगे। फाइनेंस कमीशन हर 5 साल में रिकमेंड करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन रेवेन्यू का और सेंटर स्टेट के बीच में। जुडिशियल पावर क्या होती है, अपॉइंट करेंगे चीफ जस्टिस एंड जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। एडवाइस लेंगे सुप्रीम कोर्ट, कोई भी क्वेश्चन लॉ या फैक्ट से रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट की जो एडवाइस है बाइंडिंग नहीं, प्रेसिडेंट पे ग्रांट करेंगे पार्डन, रिप्राइव, रिस्पाइट, रेमिशन, पनिशमेंट, ये सब देंगे ऑफेंसेस के लिए। सब केस में जो पनिशमेंट है सेंटेंस किया जाएगा मार्शल के थ्रू। एंड इन ऑल केसेज जो पनिशमेंट है ऑफ अगेंस्ट यूनियन लॉ, इन केस में सेंटेंस टू डेथ। डिप्लोमेटिक पावर क्या है, इंटरनेशनल ट्रीटी एग्रीमेंट नेगोशिएट करना बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट, कोई भी जो सब्जेक्ट अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट रिप्रेजेंट करना इंडिया में इंटरनेशनल फोरम जैसे कि एम्बेसडर, हाई कमिश्नर। मिलिट्री पावर क्या है, सुप्रीम कमांडर होंगे डिफेंस फोर्स ऑफ इंडिया के, अपॉइंट करेंगे चीफ ऑफ आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, डिक्लेयर करेंगे वार या फिर कंक्लूड करना है पीस, अप्रूवल ऑफ द पार्लियामेंट। एमरजेंसी पावर मेंशन किया गया था जो हमने अभी पर कन्फर करना। एक्स्ट्रा ऑर्डनरी पावर्स, नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352, प्रेसिडेंट रूल आर्टिकल 356, 365, फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360। वीटो पावर प्रेसिडेंट की क्या है, जब बिल उसके पास किया गया तो प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं, ओनली इफ रिसीव द एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। बिल के लिए प्रेजेंट करते हैं उनकी एसेंट के लिए आर्टिकल 111 एसेंट दे सकते हैं बिल के लिए। 2 विथहोल्ड कर सकते, 3 रिटर्न कर सकते। जो बिल पास किया है पार्लियामेंट में विदाउट अमेंडमेंट तो उनको फिर देना पड़ेगा एसेंट। एब्सोल्यूट वीटो क्या होता है, पावर होता है प्रेसिडेंट के पास कि विथहोल्ड करना है एसेंट, कि हम बताएंगे अभी रुक के। सस्पेंसिव वीटो क्या होता है, प्रेसिडेंट एक्सरसाइज तो करेगा, रिटर्न कर सकता है बिल रिकन्सिडरेशन के लिए कि आप फिर से देखो ये गलती है, फिर से रिकन्सिडर करो। इसका मतलब है प्रेसिडेंशियल वीटो ओवर रिटर्न होगा बाय सेम ऑर्डनरी मेजॉरिटी। पॉकेट वेटो क्या होता है कि प्रेसिडेंट कुछ नहीं बोलता है, पॉकेट में रख लेना, ना ही रिजेक्ट करेगा ना रेटिफाई करेगा, सिंपली बिल पेंडिंग रहेगा इनडेफिनेट टाइम, पता नहीं कितने समय तक। इसको पॉकेट वेटो बोलते हैं। प्रेसिडेंट एक्सरसाइज करेगा वेटो पावर। कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट प्रिस्क्राइब, टाइम लिमिट नहीं दी गई, प्रेसिडेंट हैज टू रिटर्न द बिल। फिर भी रिकन्सिडरेशन यूएसए में कैसा है कि 10 डेज तक बताना है, वापस करना है। प्रेसिडेंट वेटो, स्टेट लेजिस्लेशन पे प्रेसिडेंट के पास वेटो पावर है। बिल जो पास किया गया स्टेट लेजिस्लेचर वो एक्ट बन जाएगा अगर उसको एसेंट मिल जाए गवर्नर या प्रेसिडेंट की। इन केस ऑफ बिल रिजर्व कर दिया जाता है कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट। जब बिल पास किया जाएगा स्टेट लेजिस्लेचर में प्रेजेंट किया है गवर्नर एसेंट के लिए तो 4 अल्टरनेटिव आर्टिकल 200 कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से कि या तो एसेंट दे दे या फिर विथहोल्ड कर ले या फिर रिटर्न कर सकते हैं या फिर मे रिजर्व प्रेसिडेंट के लिए बचा सकते हैं। ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर के आर्टिकल 123 प्रेसिडेंट प्रोमलगेट करेंगे ऑर्डिनेंस रिसेस ऑफ पार्लियामेंट में बट नेचर ऑफ टेम्पररी लॉ। ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर क्या बहुत इंपॉर्टेंट लेजिस्लेटिव पावर है प्रेसिडेंट की जो कि डील करेगा अनफोर्सिन अर्जेंट मैटर में एक्सरसाइज करना पावर सब्जेक्ट टू फॉलोइंग 4 लिमिटेशन। पार्डनिंग पावर प्रेसिडेंट की क्या आर्टिकल 72 में प्रेसिडेंट ग्रांट कर सकता है पार्डन। एक तो
जो पनिशमेंट और सेंटेंस ऑफेंस यूनियन लॉ के खिलाफ, पनिशमेंट जो भी कोर्ट मार्शल या मिलिट्री कोर्ट से रिलेटेड है, सेंटेंस टू डेथ ये भी। पार्डनिंग पावर प्रेसिडेंट के पास, ये इंडिपेंडेंट है, जुडिशरी एग्जीक्यूटिव पावर है, प्रेसिडेंट एक्सरसाइज करता है इस पावर को, डज नॉट सिट एज कोर्ट ऑफ अपील। जो भी ऑब्जेक्ट कन्फर करना है, पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू फोल्ड रहती है, एक तो टू कीप द डोर ओपन, करेक्ट करना जुडिशियल एरर्स ऑपरेशन लॉ में पहला ही, दूसरा रिलीव करना सेंटेंस, प्रेसिडेंट रिगार्ड्स अनड्यूली पार्डनिंग पावर, पार्डन क्या है कि रिमूव कर देना बोथ सेंटेंस एंड कन्विक्शन, एब्जॉल्व कर देना उसको कि ठीक है, पनिशमेंट डिस्क्वालिफिकेशन आपको बोल दिया कि माफ़ कर दिया। कम्यूटेशन क्या है, सब्सटीट्यूट करना, मतलब वही चीज़ जो फांसी होने वाली थी उसको अपन ने इम्प्रिजनमेंट दे दिया तो उसका थोड़ा सा कम कर दिया। रेमिशन क्या है, इट इम्प्लाई जो सेंटेंस विदाउट चेंजिंग रहेगा वहीं पर, कैरेक्टर चेंज नहीं करेंगे, 10 साल की जगह 2 साल ऐसा। रिस्पाइट मतलब अवॉइड करना लेसर सेंटेंस जब ओरिजिनली स्पेशल फैक्ट आपको पता चले, जैसे प्रेगनेंसी, अगर कोई जो जिनने क्रिमिनल अगर वो प्रेग्नेंट है तो उसके हिसाब से चेंज किया। रिप्राइव क्या होता है, एग्जीक्यूशन करना सेंटेंस का टेम्पररी पीरियड के लिए, इनेबल करना कन्विक्ट, सीक पार्डन कम्यूटेशन। आर्टिकल 53, 74, 75 में एग्जीक्यूटिव पावर दी गई यूनियन की जो कि प्रेसिडेंट के पास है डायरेक्टली थ्रू ऑफिस एंड अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 53 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर के पास हेड करे, एडवाइस करेगा प्रेसिडेंट को, हु शैल इन एक्सरसाइज फंक्शन अकॉर्डेंस सच एडवाइस। आर्टिकल 74 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल होंगे लोकसभा के लिए और ये प्रोविजन फाउंडेशन है पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। आर्टिकल 75 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 में बोला गया प्रेसिडेंट बाउंड रहेगा एडवाइस जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेड प्राइम मिनिस्टर दिए। 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978 में आप क्या बोल रहे हैं, जब मोरारजी देसाई गवर्नमेंट हेड कर रहे थे तो ये बोला गया कि प्रेसिडेंट रिक्वायर, उनको ज़रूरत पड़ेगी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की कि रिकन्सिडर करे उस एडवाइस किया तो जनरली अदरवाइज ही शैल इन अकॉर्डेंस जो भी टेंडर एडवाइस किया गया कंसिडर करेंगे इसको। दूसरे वर्ष में बोला जाए तो प्रेसिडेंट रिटर्न कर सकते मैटर को एक बार अगर वो कंसिडरेशन हो गया है, कंसिडरेशन एडवाइस शैल बी बाइंडिंग। प्रेसिडेंट नोट कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्रिप्शन नहीं है, प्रेसिडेंट एक्ट करेगा डिस्क्रिप्शन के लिए। फॉलोइंग सिचुएशन अपॉइंटमेंट प्राइम मिनिस्टर की जहाँ पे कोई भी पार्टी के पास क्लियर मेजॉरिटी नहीं लोकसभा में, प्राइम मिनिस्टर अगर ऑफिस में अगर एक्सपायर हो जाए तो नो ऑब्वियस सक्सेसर, अगर डिसमिसल हो जाए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर व्हेन इट प्रूव की कॉन्फिडेंस लोकसभा का, डिसोल्यूशन हो जाए लोकसभा इफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैज लॉस्ट मेजॉरिटी। नेक्स्ट है वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट ऑक्यूपाई करेंगे सेकंड हाईएस्ट ऑफिस इन अकॉर्डेंस विद द रैंक टेक्स्ट। नेक्स्ट प्रेसिडेंट के बाद जो ऑफिशियल वेरिएंट ऑफ प्रोसीजर ऑफिस मॉडल के रिलायंस ऑफ अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट। इलेक्शन कैसे होगा, जैसे कि प्रेसिडेंट का होता है डायरेक्टली नहीं होता है, इनडायरेक्ट इलेक्शन से होता है, इलेक्टोरल कोलाज से होता है। बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट इलेक्टोरल कोलाज डिफरेंट होता है इलेक्टोरल कोलाज। फिर इसमें बोथ हाउसेज होंगे, बोथ से क्या इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर होंगे पार्लियामेंट के, एंड प्रेसिडेंट में सिर्फ इलेक्टेड। डज नॉट इंक्लूड, इसमें जो मेंबर स्टेट लेजिस्लेटिव के असेंबली के उसको नहीं इंक्लूड करेंगे। प्रेसिडेंट में इलेक्टेड मेंबर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इंक्लूड होंगे। क्वालिफिकेशन क्या, एक तो इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, 35 ईयर्स की एज होनी चाहिए, क्वालिफाई होना चाहिए, मेंबर बन जाए वो राज्यसभा का हो, कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या कोई भी लोकल अथॉरिटी या पब्लिक अथॉरिटी में। वाइस प्रेसिडेंट ओट एंड अफर्मेशन, वाइस प्रेसिडेंट की कैसे है टू पियर ट्रू फेथ एंड एलिजेंस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भारतीय संविधान, फेथफुली डिस्चार्ज करेंगे अपनी ड्यूटीज। ओथ ऑफ द ऑफिस वाइस प्रेसिडेंट एडमिनिस्टर प्रेसिडेंट कराएंगे जिनने इसको अपॉइंट किया। कंडीशन क्या है, ही शुड नॉट, वो मेंबर नहीं होने चाहिए कोई भी आइडर हाउस ऑफ पार्लियामेंट या फिर हाउस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। इफ एनी, अगर कोई पर्सन अगर इलेक्ट है वाइस प्रेसिडेंट तो उसको एक सीट छोड़नी होगी। ऑन द डेट व्हेन ही एंटर्स अपॉन ऑफिस वाइस प्रेसिडेंट ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ओ एनी अदर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं करना चाहिए। टर्म ऑफ ऑफिस क्या है 5 ईयर्स, जब से वो आया ही कैन रिज़ाइन कर सकते, रेजिग्नेशन लेटर प्रेसिडेंट को देकर रिमूव कर सकते हैं कि उनकी टर्म कंप्लीट हो जाए, या फिर इम्पीचमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती रिमूवल के लिए, रिमूव किया जा सकता है अगर रिजोल्यूशन पास कर दे मेजॉरिटी मेंबर राज्यसभा से और एग्री किया जाए लोकसभा। जो भी रिजोल्यूशन है पास बाय राज्यसभा इफेक्टिव मेजॉरिटी है, लोकसभा सिंपल मेजॉरिटी। फर्दर जो रिजोल्यूशन है इंट्रोड्यूस करना राज्यसभा, लोकसभा में नहीं, 14 डेज का नोटिस। रेजोल्यूशन नो सच रेजोल्यूशन कैन बी मूव अनलेस 18 डेज का, वो 14 डेज का नोटिस देना। वाइस प्रेसिडेंट होल्ड करते हैं बिफोर द टर्म ऑफ 5 ईयर्स एंड एज्यूम एंड इज एलिजिबल होंगे री इलेक्शन, फिर से इलेक्ट हो सकते हैं।
वैकेंसी इन द ऑफिस, वैकेंसी कैसे हो गया, एक्सपायरी। देखो एक तो वैकेंसी कैसे हो सकती है, एक्सपायरी हो जाए 5 ईयर्स, या फिर रेजिग्नेशन या रिमूवल या डेथ, या फिर क्या बोल जाएगा व्हेन ही बिकम डिस्क्वालीफाई हो जाए इलेक्शन तो डिक्लेयर हो जाए वॉइड। पावर क्या होंगे, एक्स ऑफिशियल चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के, उनके पास क्या होते हैं सिमिलर वही पावर होती है जो स्पीकर ऑफ लोकसभा, रिजेंबल अमेरिकन प्रेसिडेंट। एक्ट कैसे करेंगे, चेयरमैन सीनेट अपर हाउस एंड अपर प्रेसिडेंट। वैकेंसी अकर्स इन द ऑफिस तो प्रेसिडेंट रेजिग्नेशन इम्पीचमेंट या डेथ हो जाए तो प्रेसिडेंट की तरह काम करेंगे मैक्सिमम 6 मंथ, जब तक न्यू प्रेसिडेंट ना आ जाए तब तक। प्रेसिडेंट अगर सिटिंग प्रेसिडेंट जो है अनेबल अपने डिस्चार्ज नहीं कर पा रहा है फंक्शन एब्सेंस इलनेस की वजह से तो भी। इंडियन अमेरिकन और वाइस प्रेसिडेंट का कंपेयर किया गया है तो जो भी ऑफिस है इंडियन के वाइस प्रेसिडेंट, लाइन्स ऑफ अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट सक्सीड करेंगे प्रीसीडिंग इंडियन वाइस प्रेसिडेंट क्या है नॉट एज्यूम, ऑफिस का एज्यूम नहीं करेंगे एंड इट फॉल वैकेंट इट मियरली सर्व्स। जो भी अब क्लियर ये किया बोला गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन असाइन नहीं किया गया कि ये फंक्शन है वाइस प्रेसिडेंट का, ठीक है। सुपरफ्लस हाइनेस बोल रहा है कि बहुत बड़ी पोजीशन है। ऑफिस क्रिएट किया कि मेंटेन करे पॉलिटिकल कंटिन्यूटी टू इंडियन स्टेट। नेक्स्ट इज प्राइम मिनिस्टर। तो जो पार्लियामेंट्री सिस्टम गवर्नमेंट का वो कॉन्स्टिट्यूशन, प्रेसिडेंट नॉमिनल एग्जीक्यूटिव होते हैं अथॉरिटी एंड प्राइम मिनिस्टर क्या होते हैं एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होते हैं। प्रेसिडेंट हेड होते हैं स्टेट के और प्राइम मिनिस्टर होते हैं हेड ऑफ गवर्नमेंट। प्राइम मिनिस्टर कैसे होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट कन्फर, इसमें क्या बोला है कि कोई भी प्रोसीजर नहीं दिया गया है इसके लिए अपॉइंट कैसे सिलेक्ट करना। आर्टिकल 75 में बोला कि प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट होंगे प्रेसिडेंट के थ्रू, डज नॉट इम्प्लाई प्रेसिडेंट फ्री टू अपॉइंट किसी को भी नहीं कर सकते। कन्वेंशन है इसमें प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा जो लीडर ऑफ मेजर पार्टी होगा लोकसभा में। जब भी कोई पार्टी में क्लियर मेजॉरिटी नहीं हो तो प्रेसिडेंट खुद से पर्सनली डिसीजन ले सकते हैं। प्रेसिडेंट यूजुअली अपॉइंट करेगा लीडर जो लार्जेस्ट पार्टी कोलिशन लोकसभा हो। प्राइम मिनिस्टर टू वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हाउस विद इन द मंथ, जो भी डिस्क्रिप्शन एक्सरसाइज बाय प्रेसिडेंट फर्स्ट टाइम 1979 में। नीलम संजीवा रेड्डी जो प्रेसिडेंट अपॉइंट किया उन्हें चरण सिंह, कोलिशन लीडर प्राइम मिनिस्टर या फॉलोअर जनता पार्टी हेडेड बाय मोरारजी देसाई। कॉन्स्टिट्यूशनली प्राइम मिनिस्टर मेंबर होते 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, इनमें से एक के प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी 1966, देवेगौड़ा 1966, मनमोहन सिंह 2004 जो मेंबर्स है राज्यसभा के। और ब्रिटेन में प्राइम मिनिस्टर शुड डेफिनेटली मेंबर होना चाहिए लोअर हाउस, हाउस ऑफ कॉमन। और सैलरी ये सब बोला गया है तो टू बी अ फेट एलिगेंस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, अपोल करना सोवरेनिटी इंटीग्रिटी, फेटफुली कॉन्शियसली डिस्चार्ज करना ड्यूटी, टू डू राइट हर तरीके से राइट करना और मैन ऑफ पीपल इन अकॉर्डेंस विद कॉन्स्टिट्यूशन, कोई भी डर या फेवर अफेक्शन इलविल नहीं होना चाहिए। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से कैसे रिलेशन होंगे वो रिकमेंड करेंगे पर्सन, कौन अपॉइंट होगा मिनिस्टर प्रेसिडेंट को रिकमेंड करेंगे, प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे उन्हीं को जिनको रिकमेंड किया प्राइम मिनिस्टर ने। एलोकेट करेंगे रीशफल पोर्टफोलियो मिनिस्टर्स को वो पूछेंगे कि रिजाइन करे या एडवाइस करे प्रेसिडेंट, डिसमिस इन केस डिफरेंस ओपिनियन। प्रिसाइड करना मीटिंग जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन्फ्लुएंसेस डिसीजन, गाइड डायरेक्ट कंट्रोल करना कोऑर्डिनेट एक्टिविटी एंड ही कैन ब्रिंग अबाउट जो भी कोलैप्स है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिजाइन करना ऑफिस से। रिलेशन ऑफ प्रेसिडेंट क्या दिया गया है कि ही इज द प्रिंसिपल चैनल है कम्युनिकेशन का। प्रेसिडेंट एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ड्यूटी है प्राइम मिनिस्टर की कम्युनिकेट करना प्रेसिडेंट डिसीजन, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अफेयर ऑफ यूनियन एंड प्रपोजल ऑफ लेजिस्लेशन, फर्निश करना जो भी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन अफेयर ऑफ यूनियन एंड प्रपोजल लेजिस्लेशन, जो भी प्रेसिडेंट उसको ज़रूरत पड़ेगी। सबमिट कंसिडरेशन जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कोई भी मैटर पे डिसीजन बाय मिनिस्टर बट इज टेकन कंसिडरेशन बाय काउंसिल। एडवाइस करना प्रेसिडेंट को रिगार्ड ऑफ जो भी अपॉइंटमेंट इंपॉर्टेंट जो भी ऑफिशियल अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से रिलेटेड, कंट्रोलर, ऑडिटर जनरल, चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ यूपीएससी इलेक्शन कमीशन, चेयरमैन मेंबर अंडर फाइनेंस कमीशन। अब रिलेशन कैसा है पार्लियामेंट के साथ, तो प्राइम मिनिस्टर लीडर है होता है लोअर हाउस का तो वो इंजॉय करता है ये पावर। एडवाइस करना प्रेसिडेंट को रिगार्ड सबमिटिंग जो भी सेशंस है पार्लियामेंट के प्रोड्यूस करना, रिकमेंड करना डिसोल्यूशन कर दो लोकसभा का प्रेसिडेंट कभी भी, अनाउंस करना गवर्नमेंट पॉलिसीज ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस। अब हम ये सोचते हैं कि मोदी जी क्यों अनाउंस करते हैं, उनके लिए ये आंसर, आप तो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, ये स्कीम बनाने का काम इनका, इनको अनाउंस करने का काम है, ठीक है। बाकी पावर दिया क्या गया कि चेयरमैन रहेंगे नीति आयोग के, नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल, इंटर स्टेट काउंसिल, नेशनल वाटर काउंसिल, ये सब सिग्निफिकेंट रोल। जो फॉरेन पॉलिसी इस ये है आंसर जो कहा जाता है कि मोदी जी यहाँ घूम रहे हैं वहाँ घूम रहे हैं, जब उनकी पावर ही है, जब उनका फंक्शन ही ये है
तो उनको ये करना ही होगा, प्रेसिडेंट पे नहीं था। शी इज चीफ स्पोक्स मैन ऑफ यूनियन गवर्नमेंट, क्राइसिस मैनेजर इन द चीफ है पॉलिटिकल लेवल ड्यूरिंग एमरजेंसी, लीडर ऑफ नेशन इमेज जो भी सेक्शंस होते हैं अलग अलग, रिसीव मेमोरेंडा रिगार्डिंग प्रॉब्लम, लीडर ऑफ द पार्टी पावर में, पॉलिटिकल हेड है सर्विसेज का। प्राइम मिनिस्टर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्रूशियल रोल प्ले करते हैं पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ कंट्री। बी आर अम्बेडकर ने बोला इफ एनी फंक्शनरी अंडर, कोई भी फंक्शनरी अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कंपेयर किया जाएगा यूएस प्रेसिडेंट से तो वो है हमारी प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट नहीं बल्कि प्राइम मिनिस्टर। रिलेशनशिप कैसे होगा प्रेसिडेंट का, आर्टिकल 24 आर्टिकल 74 में बोला गया कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होंगे प्राइम मिनिस्टर के साथ जो एड एंड एडवाइस करेंगे प्रेसिडेंट को कि वो फंक्शन कैसे करें। प्रेसिडेंट में रिक्वायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जरूरत पड़ेगी रिकंसीडर करने के लिए एडवाइस एंड प्रेसिडेंट शेल एक्ट अकॉर्डिंग टू दैट। आर्टिकल 75 में प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया जाएगा प्रेसिडेंट के थ्रू और बाकी मिनिस्टर्स प्रेसिडेंट ही करेंगे, पर एडवाइस किसके लेंगे, प्राइम मिनिस्टर की। मिनिस्टर के सिर्फ प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट के टाइम पे वो करेंगे अपना पोस्ट एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होंगे। आर्टिकल 78 ड्यूटी क्या है प्राइम मिनिस्टर की, कम्युनिकेट करना, प्रेसिडेंट को पूरा डिसीजन बताना जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एडमिनिस्ट्रेशन अफेयर यूनियन प्रपोजल रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड है, इंफॉर्मेशन रिलेटिंग जो भी एडमिनिस्ट्रेशन अफेयर्स यूनियन प्रपोजल लेजिस्लेशन अगर प्रेसिडेंट को जरूरत पड़े सबमिट करना, कंसिडरेशन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कोई भी मैटर में डिसीजन एंड टेकन बाय द काउंसिल। सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भारतीय संविधान पार्लियामेंट्री सिस्टम में प्रोवाइड करता है ब्रिटिश पैटर्न जो कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को हेड कर रहा है प्राइम मिनिस्टर। पॉलिटिको एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, आर्टिकल 74 एंड 75 में क्लियरली दिया है। 74 में बोला है स्टेटस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, 75 में उनका अपॉइंटमेंट, टेन्योर, रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्वालिफिकेशन और सैलरी अलाउंस दिया। 74 में बोला है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एड एंड एडवाइस देंगे प्रेसिडेंट को। तो क्या बोला गया है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे प्राइम मिनिस्टर हेड करेंगे, एडवाइस देंगे प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट को जब भी जरूरत होगी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिकंसीडर करेंगे सच एडवाइस जो भी प्रेसिडेंट अकॉर्डेंस एडवाइस टर्न, और जो भी एडवाइस दिया गया है टेंडर बाय मिनिस्टर टू द प्रेसिडेंट, इंक्वायर नॉट इनटू द कोर्ट, कोर्ट में इंक्वायर नहीं होगी। 75 में प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करेंगे, प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करेंगे प्रेसिडेंट और बाकी मिनिस्टर जो प्रेसिडेंट एडवाइस किसकी होगी, प्राइम मिनिस्टर की। टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर के साथ साथ 15% से ज़्यादा नहीं होने चाहिए टोटल स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा 91 अमेंडमेंट एक्ट में बोला गया 2003 में। जो मेंबर है अदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट बिलोंगिंग जो भी पॉलिटिकल पार्टी डिस्क्वालीफाई किया ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन, डिस्क्वालीफाई अपॉइंटेड एज मिनिस्टर जो 91 अमेंडमेंट एक्ट 2003 में दिया। मिनिस्टर कब करेंगे, प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट से ऑफिस को होल्ड करेंगे। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होगा लोकसभा को। प्रेसिडेंट एडमिनिस्टर करेंगे ओथ ऑफिस एंड सीक्रेसी टू द मिनिस्टर, जो भी मिनिस्टर है वो मेंबर नहीं होता पार्लियामेंट की फॉर एनी पीरियड ऑफ 6 कंजिक्यूटिव मंथ। सैलरीज अलाउंसेज मिनिस्टर्स डिटरमाइन करेगा पार्लियामेंट। आर्टिकल 77 में कंडक्ट दिया है बिजनेस का दिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो जो भी एग्जीक्यूटिव एक्शन होंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट के नाम से होंगे, जो भी ऑर्डर्स इंस्ट्रूमेंट्स होंगे साइंस ट्रीटी वगैरह वो सब प्रेसिडेंट के नाम से होगी। स्पेसिफाई किया जाएगा मेड बाय प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट रूल्स बनाएंगे जो कन्वीनियंट और ट्रांजैक्शन बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एलोकेशन अमंग मिनिस्टर जैट बिजनेस। आर्टिकल 78 प्राइम मिनिस्टर की क्या ड्यूटीज़ है कि ड्यूटी प्राइम मिनिस्टर की कम्युनिकेट करना प्रेसिडेंट को पूरे डिसीजन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से फर्निश करना इन्फॉर्मेशन जो भी एडमिनिस्ट्रेशन अफेयर है यूनियन के एंड प्रपोजल्स जो है अभी भी प्रेसिडेंट को ज़रूरत है वो सबमिट करेगा कंसिडरेशन जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कोई भी मैटर विच डिसीजन टेकन बाय जो मिनिस्टर ने लिया है बट नॉट बाय कंसिडर बाय काउंसिल। आर्टिकल 88 में राइट्स ऑफ मिनिस्टर रिस्पेक्ट टू द हाउस, हर मिनिस्टर के पास राइट है कि वो स्पीक एंड टेक पार्ट प्रोसीडिंग में पार्ट ले सकता है कोई भी ज्वाइंट सीटिंग में एनी कमेटी ऑफ पार्लियामेंट एंड विच ही मे नेम्ड जिसको बट ही शैल नॉट एंटाइटल टू बट पर वोट का अधिकार नहीं है। नेचर बाय एडवाइस ऑफ मिनिस्टर, कैसे नेचर क्या दिया गया है, मिनिस्टर ऑफ एड एडवाइस करेगा प्रेसिडेंट, एक्सरसाइज फंक्शन 40 to 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में बोला गया है। प्रेसिडेंट जो नेचर एडवाइस टेंडर बाय मिनिस्टर तो प्रेसिडेंट कैन नॉट इंक्वायर नहीं कर सकते कोर्ट में, जो प्रोविजन एम्फेसिस करेंगे कॉन्फिडेंशियल रिलेशनशिप होनी चाहिए प्रेसिडेंट एंड मिनिस्टर। अपॉइंटमेंट ऑफ मिनिस्टर कैसे होगा, वही प्राइम मिनिस्टर के थ्रू एडवाइस करेंगे। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या तो लोकसभा या राज्यसभा वो अपॉइंटेड मिनिस्टर होते हैं। पर्सन जो कि मेंबर नहीं है आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट वो मिनिस्टर बन जाते हैं, अपॉइंट कर सकते हैं 6 मंथ के अंदर अगर वो मेंबर बने तो आइदर ऑफ द हाउस उनको अदरवाइज सीज करना होगा मिनिस्टर। एंड अब मिनिस्टर जो कि मेंबर हैं एक हाउस या पार्लियामेंट के उनके पास अधिकार है कि वो बोल सकते हैं और पार्ट ले सकते हैं प्रोसीडिंग में। दूसरी तरफ वो वोट कर सकते हैं हाउस विच इज मेंबर जिसमें वो मेंबर है। वोट एंड सैलरी मिनिस्टर की तो क्या बियर द ट्रूथ एंड एलिजेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, अपहोल्ड करना सोवरेनिटी इंटीग्रिटी, फेथफुली
डिस्चार्ज करना अपनी ड्यूटी को, टू डू ऑल मैनर्स जो भी अकॉर्डेंस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिना डर के। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मिनिस्टर कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी आर्टिकल 75, वो रिस्पॉन्सिबल है लोकसभा के लिए, कलेक्टिव उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये बोला गया है कि प्रेसिडेंट के टाइम पे उनकी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जब प्रेसिडेंट के टाइम तक, जब तक प्रेसिडेंट चाहे तब तक वो रहेंगे, प्रेसिडेंट रिमूव कर सकते हैं जब एडवाइस प्राइम मिनिस्टर से लेके। नो लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन ऑर्डर ऑफ द किंग फॉर एनी पब्लिक है, काउंटर सेंड करने के मिनिस्टर अपहोल्ड करेंगे, रिस्पॉन्सिबल रिलायबल रहेंगे, लीगली एक्सेप्ट फ्रेज द किंग कैन डू नो रॉन्ग। कंपोजिशन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर तो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, डिप्टी मिनिस्टर। डिफरेंस क्या है इनके बीच में, रैंक, एमोल्यूमेंट एंड पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस। कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री जो सेंट्रल गवर्नमेंट की, होम, डिफेंस, फाइनेंस, एक्सटर्नल। ये क्या होते हैं, मेंबर्स होते हैं कैबिनेट के जो मीटिंग अटेंड करते हैं, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं पॉलिसीज में। मिनिस्टर्स ऑफ द स्टेट एज या तो इंडिपेंडेंट चार्ज होती है, डिपार्टमेंट अटैच करते हैं कैबिनेट मिनिस्टर। अटैचमेंट के टाइम पे कैबिनेट मिनिस्टर जो बोर्ड केसेस में वर्क, सुपरविजन एंड गाइडेंस के अंदर काम करते हैं इन केस ऑफ इंडिपेंडेंट। एंड जो इसमें क्या दिया है, दे आर नॉट मेंबर नहीं होते कैबिनेट टू अटेंड एनीथिंग, डू नॉट अटेंड कैबिनेट मीटिंग, अटेंड नहीं करते। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वर्सेस कैबिनेट, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड कैबिनेट वर्ड इंटरचेंजबली यूज किया जाता है पर दोनों में फ़र्क है। रोल ऑफ कैबिनेट का, हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, चीफ पॉलिसी फॉर्मुलेटिंग बॉडी है सेंट्रल गवर्नमेंट की, सुप्रीम एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है सेंट्रल गवर्नमेंट की, चीफ कोऑर्डिनेटर है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन का एडवाइजरी बॉडी है, प्रेसिडेंट को एडवाइस करती, बाइंडिंग ऑन हिम। चीफ क्राइसिस मैनेजर डील करता है इमरजेंसी सिचुएशन में। मेजर लेजिस्लेटिव फाइनेंशियल मैटर है, एक्सरसाइज करना कंट्रोल जो कि हायर अपॉइंटमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन अथॉरिटी, सीनियर सेक्रेटरीट डील करता है फॉरेन पॉलिसीज, फॉरेन अफेयर्स। किचन कैबिनेट क्या होता है, 15 से 20 लोगों के इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स की किचन कैबिनेट होती है, इनफॉर्मल बॉडी जिसमें प्राइम मिनिस्टर एंड 2 to 4 इन्फ्लुएंशियल कलीग्स होते हैं। एडवाइस करता है प्राइम मिनिस्टर इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज। कंपोज कैबिनेट मिनिस्टर नहीं होते, फ्रेंड्स, फैमिली ये सब होते हैं। प्राइम मिनिस्टर इन कैबिनेट जो होता है ड्यूरिंग द एरा इंदिरा गांधी टाइम पे, जो इंदिरा कैबिनेट थी, किचन कैबिनेट। प्राइम मिनिस्टर क्या करते हैं, स्मॉल यूनिट होती है एफिशिएंट डिसीजन मेकिंग के लिए, ऑफन डील बिजनेस, एक्सपेशली लार्ज कैबिनेट्स ने हेल्प करता है प्राइम मिनिस्टर को सीक्रेसी मेंटेन करने को, कुछ डीमेरिट्स भी रिड्यूस करता है अथॉरिटी स्टेटस ऑफ कैबिनेट। लीगल प्रोसेस, आउटसाइड पर्सन, इन्फ्लुएंशियल रोल, किचन कैबिनेट, यूएसए, ब्रिटेन। कैबिनेट कमिटीज़ की बात हुई तो फीचर ऑफ कैबिनेट कमेटी वो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल एमरजेंसी में होती है, ये कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन नहीं है। रूल्स ऑफ बिजनेस में प्रोवाइड किया, इसके बारे में स्टेब्लिशमेंट 2 टाइप की होती है, स्टैंडिंग एंड हेडॉक। जो स्टैंडिंग वाली होती है वो परमानेंट होती है, हेडॉक वाली टेम्पररी होती है। हेडॉक द हेड ऑफ कमेटी का टाइम टू टाइम बनती है, स्पेशल प्रॉब्लम जब जो हुआ तो प्राइम मिनिस्टर सेट करते हैं इसको, जो भी टाइम रिक्वायरमेंट जो हुआ तो। एंड नॉमेनक्लेचर मेंबर्स इसमें 3 to 8 होते हैं, यूजुअली इंक्लूड सिर्फ कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं। एंड नॉन कैबिनेट मिनिस्टर को डीबार कर दिया जाता है, नॉट इंक्लूड में मिनिस्ट्रीज, और ये नहीं दिया गया है चार्ज ऑफ सब्जेक्ट या मोस्ट हेडेड कौन करेगा, प्राइम मिनिस्टर करेंगे। समटाइम्स कभी कभी कैबिनेट मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर मेंबर ऑफ कमेटी होते हैं एंड वेबली प्रिसाइड्स ओवर इट। नोट शॉर्टेज में इश्यूज, फॉर्मल जो प्रपोजिशन नहीं दिया जाता है। कैबिनेट रिव्यू करते डिसीजंस को, ऑर्गेनाइजेशनल डिवाइस है, रिड्यूस करता है वर्कलोड कैबिनेट का, फैसिलिटेट करते हैं डेप्थ एग्जामिनेशन और पॉलिसी इशू, जो भी इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन है। 2013 में कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, कैबिनेट कमेटी प्राइजेज, ये सब दी गई, इसको पढ़ लेना। 2019 वाली कैबिनेट कमेटी ऑफ पॉलिटिकल अफेयर्स, इकोनॉमिक अफेयर्स, अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, कैबिनेट कमेटी पार्लियामेंट्री अफेयर, कैबिनेट कमेटी ऑन अकोमोडेशन, कैबिनेट कमेटी इन्वेस्टमेंट ग्रोथ एंड कैबिनेट कमेटी ऑन एम्प्लॉयमेंट स्किल डेवलपमेंट। फंक्शन क्या है, पॉलिटिकल अफेयर कमेटी डील करता है पॉलिटिकल मैटर से, इकोनॉमिक वाली गवर्नमेंट एक्टिविटी इकोनॉमिक स्फीयर में। अपॉइंटमेंट कमेटी डील करती है सेक्रेटरी, सेक्रेटरीट, पब्लिक एंटरप्राइज, इनके अपॉइंटमेंट से। पार्लियामेंट अफेयर कमेटी प्रोग्रेस ऑफ गवर्नमेंट बिजनेस पार्लियामेंट में। फर्स्ट फ्री कमेटी चेयर करेगा प्राइम मिनिस्टर। कैबिनेट कमेटी एंड पॉलिटिकल अफेयर, सुपर कैबिनेट जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स है, जीओएम दिए जाते हैं, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर डिफरेंट इशू में रहेंगे। कैबिनेट जो इंस्टीट्यूशन है वो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर, वायबल एंड इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट कोऑर्डिनेशन के। एडॉक क्या है, रिकमेंडेशन देता है कैबिनेट जो भी क्रिटिकल प्रॉब्लम है। एंड सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म 2005-2009 तक। कमीशन ऑब्जर्व करता है कॉन्स्टिट्यूशन, जो लार्ज नंबर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ
कि ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स है, क्या करता है, सिलेक्टिव यूज़ करता है, इंस्टीट्यूशन का एम्पावर करता है बिहाफ ऑफ कैबिनेट। कमीशन रिकमेंड करता है कि इंश्योर करना कोऑर्डिनेशन हो, मैकेनिज्म हो एंड हेल्प करेगा रिजोल्यूशन ऑफ इशूज। सिलेक्टिव बट इफेक्टिव होना चाहिए, क्लियर मैंडेट होना चाहिए, प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट्स वुड बी हेल्पफुल। थैंक यू फ्रेंड्स, आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। कोई डाउट हो, कुछ प्रॉब्लम हो तो आप टेलीग्राम में मैसेज कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट।